हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने अर्बन लेजेंड मांगा का रिकैप बना लिया है, जैसे कि मेरी कम्युनिटी ने रिक्वेस्ट किया था। इफ़ यू लाइक दिस पार्ट देन फॉर द नेक्स्ट पार्ट टारगेट इज़ 500 लाइक्स। चलिए अब शुरू करते हैं। सीन एक डिमली लिट इंटेरोगेशन रूम में शिफ्ट होता है जहां एटमॉस्फेयर इनक्रेडिबली टेंस है। मिस्टर झांग नाम का एक आदमी वहां बैठा है। उसका सर हाथों में है और वो लिटरली फियर से कांप रहा है। पुलिस ऑफिसर सूजिंग टेबल स्लैम करती है और आंसर्स डिमांड करती है, लेकिन ये बंदा अपना दिमाग खो रहा है। वो बुरी तरह स्वेट कर रहा है और उसकी आंखें प्योर टेरर से ब्लड शॉट हो चुकी हैं। अचानक वो ऑफिसर पर चिल्लाता है कि दरवाजा इमीडिएटली बंद कर दो, क्योंकि उसे कुछ आते हुए दिख रहा है। फीमेल ऑफिसर कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन उसे काम करने के लिए दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन मिस्टर झांग क्रेजी तरीके से हैलुसिनेट कर रहा है। वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन में देखता है और एक मैसिव टेरिफाइंग आईबॉल को उसे वापस घूरते हुए पाता है। वह चिल्लाना शुरू कर देता है कि ऑफिसर के ठीक पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा है। सु जिंग पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि वो लॉ से बचने के लिए इंसैनिटी फेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जरा उसका चेहरा देखो। वो अगोनी में चिल्ला रहा है और किसी से टॉर्चर स्टॉप करने की भीख मांग रहा है। इनविजिबल फोर्सेस उसे टॉर्मेंट कर रही हैं और वो पेन में फ्लोर पर लौट रहा है। वो आखिरी बार हेल्प के लिए चिल्लाता है जैसे ही उसका माइंड कंप्लीटली शैटर हो जाता है। सीन एक क्योटिक मेसी रूम में शिफ्ट होता है जहां हमारा एमसी युआन शिंजी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है। अभी खबर फैली है कि मिस्टर झांग एआई ने इंटेरोगेशन रूम में सुसाइड कर लिया है। यकीन करो या न करो, उसने मैडनेस के दौरे में एक्चुअली अपनी ही टंग उखाड़ ली थी। स्टूडेंट्स टेरिफाइड हैं क्योंकि इंटरनेट पर एक कर्स्ड फोटो के बारे में रूमर सर्कुलेट हो रहा है। वह कहते हैं कि जो कोई भी उसे देखेगा वह ठीक उस आदमी की तरह मर जाएगा। उसके फ्रेंड्स फियर से शिवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे एमसी को देखो, वो वहां कंप्लीटली काम और कलेक्टेड बैठा है। वह उन्हें बताता है कि अगर एक पिक्चर लोगों को मार सकती तो पूरी दुनिया अब तक मर चुकी होती। वह उनके फियर्स को डिसमिस कर देता है और उन्हें कंफ्यूज छोड़कर कूली चला जाता है। हमारा एमसी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और दरवाजा अनलॉक करता है। यहां हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। वो एक्चुअली एक ट्रांसमाइग्रेटर है जो इस वर्ल्ड में एक टेरिफाइंग कर्स के साथ आया था। वह एक ब्लैक नोटबुक खोलता है जो इंटेंस रेड ऑरा रेडिएट करती है। यह अर्बन लेजेंड्स की बुक है और यही उसके सर्वाइवल की है। वो रिवील करता है कि उसका एक लाइफ काउंटडाउन चल रहा है और अपनी लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने के लिए उसे सिनर्स को पनिश करना पड़ेगा। पता चलता है कि मिस्टर झांग एआई की डेथ एक्चुअली उसी का काम था। हमारे एमसी ने साइट इन द क्रैक्स नाम का एक लेजेंड लिखा था जो डोमेस्टिक अब्यूजर्स को इंसेन करने के लिए एक जायंट आई समन करता है। क्योंकि झांग एआई एक टेरेबल अब्यूजर था, वो इस हॉरर का टारगेट बन गया। हालांकि हमारा एमसी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये मेथड बहुत स्लो है और इसने उसे लाइफ के बस कुछ एक्स्ट्रा डेज दिए। उसे पॉइंट्स हार्वेस्ट करने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका चाहिए। अगले दिन स्कूल में देर रात तक जागने की वजह से वो एग्जॉस्टेड है। अचानक उसे हॉलवे में शोर शराबा सुनाई देता है। एरोगेंट बुलीज का एक ग्रुप, जिसे एक ब्लॉन्ड गाय लीड कर रहा है, चिंजाई ओशन नाम के एक हेल्पलेस स्टूडेंट को पीट रहे हैं। विक्टिम रो रहा है और मर्सी की भीख मांग रहा है, लेकिन बुलीज रिलेंटलेस हैं। इस मोमेंट पर हमारा एमसी बीच में आता है और उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है। बुलीज लड़ने के लिए रेडी होकर मुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो युआन शिंजी को देखते हैं उनके चेहरे पेल पड़ जाते हैं। पता चलता है कि हमारा एमसी एक लेजेंडरी फाइटर है जिसने पिछले सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल भेज दिया था। वो एरोगेंट लीडर स्वेट करने लगता है और उसका सामना करने के बजाय भागने का डिसाइड करता है। विक्टिम आंखों में आंसू लिए हमारे एमसी को थैंक यू बोलता है। इस एनकाउंटर से हमारे एमसी को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो रियलाइज करता है कि बुलिंग एक प्लेग है जो कमजोरों को डिफेंसलेस छोड़ देती है। वह एक नया लेजेंड क्रिएट करने का डिसाइड करता है जो विक्टिम्स को बदला लेने के लिए एम्पावर करे। वह घर भागता है और अपने कंप्यूटर पर फ्यूरियसली टाइप करना शुरू कर देता है। वो हेल कम्युनिकेशन नाम की एक वेबसाइट के बारे में लिखता है जिसे सिर्फ मिडनाइट पर एक्सेस किया जा सकता है। अगर तुम इस साइट पर अपने एनिमी का नाम टाइप करोगे तो अंडरवर्ल्ड से एक लड़की उन्हें ले जाने के लिए अपीयर होगी। अचानक कमरा रेड एनर्जी से भर जाता है, जैसे ही लेजेंड रियलिटी बन जाता है। डार्कनेस से लंबे काले बालों और लाल आंखों वाली एक मिस्टीरियस गर्ल मैनिफेस्ट होती है। यह हेल गर्ल है और वो विकेड लोगों को सीधा नर्क में घसीटने के लिए तैयार है। सीन इमीडिएटली एक शेकी वीडियो रिकॉर्डिंग पर कट होता है जहां हम इस नए लेजेंड के टेरिफाइंग रिजल्ट्स देखते हैं। यूजलेस ट्रैश बुलीज के एक ग्रुप ने जियो हुई नाम की एक बेचारी लड़की को कॉर्नर कर लिया है और वो वर्बली उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वह ब्लॉन्ड पीस ऑफ ट्रैश विक्टिम पर चिल्ला रही है और पूछ रही है कि उसने इतने अगली फेस के साथ स्कूल आने की हिम्मत कैसे की। वह लड़की का चुपके से मेकअप लगाने पर मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो इतनी डिस्गस्टिंग दिखती है कि सड़क पर उसे भूत समझ ले।
हालांकि जरा देखो कि इसे फिल्म कौन कर रहा है। कैमरा के पीछे एक्चुअली हमारा एमसी है जो शांति से अब्यूज को रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि बुलीज अपना पावर ट्रिप चला रहे हैं। वो ब्लॉन्ड विच सबको उस फ्रीक की फोटोज लेने के लिए बुलाती है और उसे कंप्लीटली ह्यूमिलिएट करती है। अचानक कमरे में वायलेंट स्लैप्स की आवाज गूंजती है। जैसे ही वो विक्टिम को फिजिकली असॉल्ट करना शुरू करते हैं, वो बेचारी लड़की फूट फूट कर रो रही है और उन्हें मर जाने के लिए चिल्ला रही है, जबकि उसने एक अजीब रेड फ्लावर अपने चेस्ट से लगाया हुआ है। बुलीज को ये हिलेरियस लगता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि क्या वो उन्हें फ्लावर से मारने का प्लान बना रही है। वो उसे रिटार्ड कहते हैं और हंसते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने अभी क्या ट्रिगर कर दिया है। तभी स्क्रीन पर खून के छींटे पड़ते हैं और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो जाता है। विक्टिम आंखों में आंसू लिए ऊपर देखती है, जैसे ही एक मैसिव डार्क शैडो उसके पीछे मंडराती है। बुलीज कंफ्यूजन में फ्रीज हो जाते हैं और उनमें से एक शॉक में लड़की का नाम हकलाता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, डार्कनेस से एक गेपिंग माउथ वाला हॉरिफिक गोस्ट मैनिफेस्ट होता है। उस कचरे को बहुत देर से रियलाइज होता है कि लेजेंड रियल है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ता है, सीन एक कंप्लीटली डिफरेंट वाइब पर शिफ्ट होता है, जहां हमारे एमसी शिंजी को अचानक एक मिस्टीरियस हैंड पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे या अपनी पावर्स अनलीश करे, वो रियलाइज करता है कि ये बस उसके अनोइंग फ्रेंड्स हैं जो उसे घसीट रहे हैं। ये चश्मे वाला बंदा, जिसका नाम शिया बिनबिन है, स्कूल के ठीक बाद गायब होने के लिए उस पर चिल्ला रहा है। वो और उसका दूसरा दोस्त लीजोंग सिंह लिटरली हमारे एमसी को हॉस्टेज बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें क्लब एक्टिविटीज के लिए उसकी जरूरत है। जाहिर है वह गोस्ट सोसाइटी का हिस्सा है और अगर उनके पास 3 मेंबर्स नहीं हुए तो टीचर उनका क्लब डिसबैंड कर देंगे। शिंजी ये कहकर निकलने की कोशिश करता है कि उसे कुछ काम है, लेकिन ये लोग डेस्परेट हैं और उसे जाने देने से मना कर देते हैं। वो उसे घसीट कर क्लब रूम ले जाते हैं और इंटेरोगेट करना शुरू कर देते हैं कि वो सारा दिन करता क्या है। शिंजी कैजुअली झूठ बोलता है और कहता है कि वो नॉवेल्स लिख रहा है, स्पेसिफिकली सुपरनैचुरल वाली। ये सुनकर ग्लासेस वाला बंदा एक्साइट हो जाता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें इंस्पिरेशन के लिए कुछ अर्बन लेजेंड्स ढूंढने चाहिए। वह आर फोरम पर फैल रहे अंडरवर्ल्ड गर्ल नाम के एक नए टेरिफाइंग लेजेंड का जिक्र करता है। वह शिंजी को दिखाने के लिए फ्रैंटिकली कीबोर्ड पर टाइप करता है, लेकिन अचानक एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर 404 एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। फ्रेंड्स कंफ्यूज्ड हैं ये सोचकर कि इंटरनेट डाउन है, लेकिन शिंजी को एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें शार्प और सीरियस हो जाती हैं। वो रियलाइज करता है कि पूरे फोरम को किसी हायर पावर ने ब्लॉक कर दिया है। अपने दिमाग में वो इंस्टेंटली डिड्यूस कर लेता है कि ये जरूर उस मिस्टीरियस व्हाइट हेड वुमन का काम होगा जिससे वो पहले मिला था। अगर गवर्नमेंट हेल्थ कम्युनिकेशन वेबसाइट को ब्लॉक कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उस थ्रेट से टेरिफाइड है जो ये पोस्ट करता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए शिंजी टेबल स्लैम करता है और कमरे से भाग जाता है, अपने कंफ्यूज्ड फ्रेंड्स को फिर से पीछे छोड़कर। अपने शक को वेरीफाई करने के लिए वो फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ हॉलवे में स्प्रिंट करता है। अचानक उसका सामना बुलिंग के एक और सीन से होता है। एक ब्लॉन्ड पीस ऑफ ट्रैश ग्लासेस वाले एक हेल्पलेस स्टूडेंट को पीट रहा है। बुली शिंजी को नोटिस करता है और फ्रेंडली एक्ट करने की कोशिश करते हुए पूछता है कि क्या वो यहाँ इंटरवीन करने आया है। जमीन पर गिरा बेचारा विक्टिम अपना हाथ बढ़ाता है और शिंजी से उसे सेव करने की भीख मांगता है, लेकिन यकीन मानो हमारा एमसी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। वो बस उन्हें देखता है और सॉरी बोलता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूं और वहां से भाग जाता है। बुली हंसता है और विक्टिम को ब्रूटलाइज करना कंटिन्यू करता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कि उसने सोचा भी कैसे कि शिंजी उन जैसे ट्रैश की परवाह करेगा। ये मोमेंट प्रूव करता है कि हमारा एमसी कोई हीरो नहीं है, वो एक मिशन पर है और उसे कोई नहीं रोकेगा। मीनवाइल सीन पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स पर शिफ्ट होता है। हम व्हाइट हेड ब्यूटी लॉर्ड किंग्सहाई को अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट की चीफ है जो इन सुपरनैचुरल थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने सक्सेसफुली फोरम को ब्लॉक कर दिया है और अब हेल्थ कम्युनिकेशन वेबसाइट को कंप्लीटली शट डाउन करने की तैयारी कर रही है। उसके बगल में काई जियोयान नाम की एक नर्वस रुकी है जिसने सिर्फ 3 दिन ट्रेनिंग की है। चिंगजाई उनकी जॉब की क्रूल रियलिटी एक्सप्लेन करती है। वो रुकी को बताती है कि इंसान मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते और सरवाइव करने का एक ही रास्ता है कि कर्स के रूल्स को ढूंढा जाए। फिर वो एक बॉम्बशेल ड्रॉप करती है। वो रिवील करती है कि शाओयान जैसे असिस्टेंट्स वहां सिर्फ ट्रायल और एरर के लिए हैं, जिसका मतलब है कि वो बेसिकली ट्रैप्स टेस्ट करने के लिए बेट हैं। वो बेचारी लड़की फियर से लिटरली कांप रही है, ये रियलाइज करके कि शायद आज रात वो मर जाएगी। घड़ी में मिडनाइट का वक्त होता है। सिंगजाई रुकी को ऑर्डर देती है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करे और ब्लॉकिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर की दबाए। अचानक कमरा ब्लाइंडिंग ब्लू ऑरा से भर जाता है। जैसे ही स्पिरिचुअल बैटल शुरू होती है, हर जगह डिब्री उड़ने लगता है और प्रेशर इमेंस होता है। शाओयुन चिल्ला रही है क्योंकि वो एनर्जी से ब्लास्ट हो रही है,
लेकिन चिंगजाई काम रहती है और उन्हें इम्पैक्ट से शील्ड करती है। एक क्योटिक एक्सप्लोजन के बाद धूल शांत होती है। चिंगजाई एक सिगरेट जलाती है और स्मिर्क करती है, ये सोचते हुए कि यह अर्बन लेजेंड उसकी एक्सपेक्टेशन से कमजोर था। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स करती है, कंप्यूटर स्क्रीन वायलेंटली ग्लिच करने लगती है। स्क्रीन पर एक टेरिफाइंग रेड आई मैनिफेस्ट होती है जो सीधा उनकी सोल्स में घूर रही होती है। अंडरवर्ल्ड गर्ल का क्रीपी फेस अपीयर होता है जो प्रूव करता है कि इस साइट को ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट को कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने अभी किस तरह के मॉन्स्टर को प्रोवोक कर दिया है। रुकी जायोन अपना दिमाग खो देती है और चिल्लाती है कि ये टेरिफाइंग चीज क्या है। लॉर्ड किंगजाई हैवी फ्राउन के साथ स्क्रीन को देखती है जैसे ही सिस्टम डिक्लेयर करता है कि ब्लॉकिंग प्रोग्राम फेल हो गया है। वो रियलाइज करती है कि ये सिर्फ ग्लिच नहीं है बल्कि खुद गोस्ट की तरफ से एक डायरेक्ट वार्निंग है। यह स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है क्योंकि आमतौर पर मॉन्स्टर्स के पास इस तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती। किंगजाई कांपती हुई रुकी को अपने कोल्ड तरीके से कंफर्ट करती है। उसे बोलती है कि अगर सर्वाइव करना है तो जल्दी बड़ी हो जाओ। हालांकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसलिए वो बैकअप बुलाने का डिसाइड करता है। वो एक नंबर डायल करती है और सीन होंगियन नाम के एक पिंक हेड गाय पे शिफ्ट होता है जो लिटरली चिल कर रहा है और वीडियो गेम्स खेल रहा है। ये बंदा इतना रिलैक्स्ड है भले ही दुनिया खतरे में हो। किंगजाई उसे हेल गर्ल इंसिडेंट और उस आईबॉल वाली फोटो को इन्वेस्टिगेट करने को कहती है जिसने पहले ही 200 लोगों को मार दिया है। होंगियान मना करने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो क्यों चाहती है कि वो इतनी डेडली चीज देखे, लेकिन इवेंचुअली वो मान जाता है, ये कहकर कि अकेले डरने से बेहतर है साथ में इन्वेस्टिगेट करना। मीनवाइल कहानी 10 मिनट्स रिवाइंड होती है, ये दिखाने के लिए कि हमारा मास्टरमाइंड एमसी क्या कर रहा था। युआन शिंजी अपने डार्क रूम में बैठा घड़ी में मिडनाइट होने का वेट कर रहा है। वो एक्चुअली गवर्नमेंट को टेस्ट कर रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वो उसे रोक सकते हैं। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो कंफर्म करता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट उसकी वेबसाइट को ब्लॉक करने में फेल हो गई। शिंजी रिलीफ की एक गहरी सांस लेता है क्योंकि ये प्रूव करता है कि उसकी क्रिएशन उनके डिफेंसेस से ज्यादा स्ट्रांग है। वो इस स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करता है लेकिन एब्सोल्युटली कुछ नहीं मिलता जो उसे सस्पिशियस बना देता है। वो रियलाइज करता है कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो वो अपने करंट लेवल पर नहीं रह सकता। बिना हेजिटेशन के वो अपने स्टैट्स को फिर से अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। वो चिल्लाता है कि स्ट्रेंथ ही सर्वाइव करने की एकमात्र गारंटी है और अपने सारे पॉइंट्स स्पिरिचुअल पावर में डाल देता है। पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो उसकी बॉडी ऑलमोस्ट टूट गई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग है। उसके चारों तरफ रेड एनर्जी का एक मैसिव ऑरा एक्सप्लोड होता है और वो अपनी सोल को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि प्रमोशन सक्सेसफुल रहा और उसके गुड एंड इवल पॉइंट्स 100 से ड्रॉप हो गए हैं। वो इनक्रेडिबल फील करता है और रियलाइज करता है कि उसके सेंसेस कहीं ज्यादा शार्प हो गए हैं। अचानक वह महसूस करता है कि उसके अपने कमरे के अंदर से कोई क्रीपी गेज उसे देख रही है। अपग्रेड से पहले वो इसे सिर्फ वेगली सेंस कर सकता था, लेकिन अब उसे एग्जैक्टली पता है कि ये कहां से आ रही है। वो पीछे मुड़ता है और कोने में रखे एक रैंडम कार्डबोर्ड बॉक्स को घूरता है। वह अपने चेहरे पर एक टेरिफाइंग स्मर्क के साथ उसके पास चलता है। वो बॉक्स से पूछता है कि वो इतना नर्वस क्यों है और उसे याद दिलाता है कि वो वही है जिसने उसे क्रिएट किया है। बॉक्स डर से कांपता है लेकिन शिंजी कोई रहम नहीं दिखाता। वह वायलेंटली बॉक्स को लात मारकर खोलता है जिससे रेड एनर्जी का एक बर्स्ट अनलीश होता है। बॉक्स के अंदर डजन्स ऑफ ब्लीडिंग रेड आइज से ढका हुआ मांस का एक हॉरिफाइंग टुकड़ा है। यह एक डिस्गस्टिंग क्रीचर है जो किसी नॉर्मल इंसान को पागल कर दे, लेकिन हमारा एमसी बस उसे देखता है और कमेंट करता है कि ये कितना क्रीपी है। मीनवाइल सीन एक टेरिफाइंग वॉइड में शिफ्ट होता है जहां चिंजाई ओशन नाम का एक यंग स्टूडेंट डार्क मेटॉलिक पिलर्स के बीच चेन्ड है। वो अगोनी में रो रहा है और रिहा होने की भीख मांग रहा है, लेकिन उसका दिमाग दर्द भरी यादों से भर जाता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो अपना फोन देख रहा है और उसकी मां टेक्स्ट करती है कि वो आज रात घर नहीं आएगी। अपनी स्क्रीन पर हैप्पी फैमिली फोटो देखकर वो प्योर रेज से भर जाता है और सबके नर्क में जाने के लिए चिल्लाता है। अचानक हम उसकी नफरत का सोर्स देखते हैं। जैसे ही वांग जियानरन नाम के लड़के द्वारा लीड किया गया बुलीज का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। बुली उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो उनके बारे में कोई कहानी लिखना चाहता है, जबकि उसके गूंज हंसते हैं। चिन जायुआन बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे जमीन पर गिराकर पीटा जाता है और वो खून की उल्टी करता है। एरोगेंट बुली उसे कॉलर से पकड़ता है और चेहरे पर रिपीटेडली पंच करता है और उसे वार्न करता है कि कोई भी रेबेलियस थॉट्स मत रखना। वापस डार्क रिचुअल स्पेस में डिमोनिक वॉइस किन जायोशान से पूछती है कि क्या वो सच में उस इंसान से नफरत करता है जिसे वो कर्स करना चाहता है। चेहरे पर बहते आंसू और आंखों में पागलपन लिए
वो चिल्लाता है कि वो अपने वजूद के हर हिस्से से उससे नफरत करता है। वो फ्यूरियसली कीबोर्ड पर एक नाम टाइप करता है और सेंड हिट करता है। लेकिन यकीन मानो, जो नाम वह टाइप करता है वो बुली वोंग जियानरन का नहीं है। वो एक्चुअली शिंजी का नाम टाइप करता है। इस मोमेंट पर अपार्टमेंट में वापस शिंजी अपनी चेयर पर बैठता है और रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है। वो फ्लोटिंग अंडरवर्ल्ड गर्ल जियो एआई को देखता है और उससे पूछता है कि क्या कोई सच में उसके क्रिएट किए गए अर्बन लेजेंड को यूज करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें एक टेरिफाइंग रेड लाइट से ग्लो करती हैं जब वह अपनी ही क्रिएशन को घूरता है और पूछता है कि क्या वो उसे नर्क में घसीटने का इरादा रखती है। जियो एआई वहां काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ी रहती है और उसे बताती है कि भले ही उसका नाम हेल नोट में लिखा गया था, लेकिन उसे पावर्स उसी ने दी हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि वो रूल्स के बाहर है और वही डिसाइड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा। शिंजी सांस छोड़ता है और पूछता है कि उसका नाम किसने लिखा। जियो एआई जवाब देती है कि वो चिन जियोशिन था। शिंजी नाम सुनता है और कंप्लीटली कंफ्यूज दिखता है क्योंकि उसे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है। स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स की क्राउड पागल हो रही है, ये सोचकर कि शिंजी को अभी तक ले जाया क्यों नहीं गया। लेकिन शिंजी बस इस रैंडम एनपीसी को याद करने की कोशिश कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो पहले इस इंसान से मिलना चाहता है ताकि इस ऑडेसिटी को समझ सके। इंस्टेंटली जियो एआई झुकती है और चिन जियोशन को स्पिरिचुअल डिमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। चिन जियोशन दर्द में चिल्लाते हुए जागता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वो अब स्कूल में नहीं है। वह खुद को खून की नदी में तैरती हुई एक छोटी लकड़ी की नाव पर बैठा हुआ पाता है। वह ऊपर देखता है और जियो एआई को बोट का पोल पकड़े हुए देखता है और अंडरवर्ल्ड गर्ल को सामने देखकर शॉक हो जाता है। वो पैनिक करने लगता है और चिल्लाता है कि जरूर कोई गलती हुई है, क्योंकि शिंजी को नर्क में होना चाहिए, उसे नहीं। अचानक आग और शैडोज से बना एक मैसिव डिमोनिक फिगर उसके पीछे पानी से उठता है। यह डीमन, जो एक्चुअली भेष बदला हुआ शिंजी है, कांपते हुए लड़के को नीचे देखता है और उससे पूछता है कि उसने शिंजी का नाम क्यों लिखा। शिन जियोशिन टेरिफाइड है, लेकिन वो अपना पैथेटिक रीजन चिल्लाता है। वह दावा करता है कि वो शिंजी से नफरत करता है क्योंकि शिंजी ने उसे बचाया नहीं। वह चिल्लाता है कि शिंजी ने उसे वोंग जियानरेन द्वारा पिटते हुए देखा था और न देखने का नाटक किया। वो अपनी सफरिंग के लिए शिंजी को ब्लेम करता है, ये कहते हुए कि अगर शिंजी ने बस उसकी मदद की होती तो बुलिंग रुक जाती। डिमोनिक शिंजी इस ट्विस्टेड लॉजिक को सुनता है और स्टुपिडिटी से एक्चुअली दंग रह जाता है। वह लड़के को बताता है कि उसने अंडरवर्ल्ड गर्ल को विक्टिम्स को अपने बुलीज से लड़ने की हिम्मत देने के लिए क्रिएट किया था। वो किन जाओयुआन की तरफ एक जायंट क्लॉ पॉइंट करता है और उसे एक कावर्ड होने के लिए डांटता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जिस इंसान ने उसे दर्द दिया, उससे लड़ने के बजाय उसने अपनी नफरत एक इनोसेंट बायस्टैंडर पर निकालने का फैसला किया जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो डिक्लेयर करता है कि बुली को इवेंचुअली पनिश किया जाएगा, लेकिन चिन जायोशन अपने खुद के पाप से नहीं बच सकता। हजारों डार्क शैडोवी हैंड्स नदी से उठते हैं और चिल्लाते हुए लड़के को पकड़ लेते हैं। चिन जायोशन उल्टा लटकता है और मर्सी की भीख मांगता है, चिल्लाते हुए कि वो गलत था। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है जैसे ही डार्कनेस उसे पूरा निगल लेती है, लेकिन रिग्रेट्स के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक वह वापस रियल वर्ल्ड में जागता है, एक अंधेरे कमरे के फ्लोर पर खून और पसीने से लथपथ पड़ा हुआ। वो कंफ्यूजन में आसपास देखता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। सीन रिवील करता है कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट एजेंट्स की प्रेजेंस में है। लॉर्ड किंग्स हाई वहां अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है, जबकि पर्पल हेयर्ड होंगियन इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। उनके बगल में फ्लोर पर बुली वोंग जियानरन पड़ा है, जो बंधा हुआ है और टेप से गैग्ड है। किंगझाई एक्सप्लेन करती है कि विक्टिम पर लगा कर्स फ्लावर कोल्डनेस के अलावा कोई फीलिंग नहीं रखता। होंगिन इसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है और अपने हाथ से रेड एनर्जी को छूने की कोशिश करता है। इमीडिएटली वो दर्द में चिल्लाता है जैसे ही कर्स उसे इंटेंस हीट से जला देता है। किंगझाई उसका मजाक उड़ाती है और वार्न करती है कि सिर्फ सेंडर ही कर्स पेटल्स को खोल सकता है, इसलिए ब्रूट फोर्स उसे मार देगी। होंगिन नर्वस दिखता है, ये रियलाइज करके कि ये पावर उनकी समझ से कहीं परे है। किंगझाई टीम को ऑर्डर देती है कि बंधे हुए बुली को ले लो और इमीडिएटली निकलो। होंगियान मुस्कुराता है और जोक्स मारता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस अननोन एंटिटी से टेरिफाइड है जिससे वो डील कर रहे हैं। मीनवाइल वॉइड में वापस शिंजी ग्लोइंग रेड बुक को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पकड़े हुए अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट करने के लिए तैयार है। मीनवाइल स्पेशल डिवीजन के हेडक्वार्टर्स के अंदर मिस्टीरियस एलीट्स का एक ग्रुप ग्लोइंग स्क्रीन के सामने खड़ा नए थ्रेट को एनालाइज कर रहा है। नरेशन रिवील करता है कि इन एजेंट्स के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं और इनका काम जियो एआई जैसे सुपरनैचुरल एनॉमलीज को हंट करना है, लेकिन उनकी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद उन्हें एब्सोल्युटली कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा 10 कदम आगे रहता है। हम एक डार्क फ्लैशबैक देखते हैं जहां होंगिन नाम का एक मिस्टीरियस पर्पल हेड एजेंट
एक मिशन रिसीव करता है। सीन एक इंटेरोगेशन रूम में शिफ्ट होता है जहां हथकड़ियों में एक परेशान आदमी एजेंट्स पर चिल्ला रहा है। वो अपने फिस्ट टेबल पर स्लैम करता है और होंग यिन को मर्डरर और एग्जीक्यूशनर बुलाता है। होंग यिन वहां बोर्ड लुक के साथ बैठा रहता है और आदमी के मुंह पर जम्हाई लेता है, जैसे पूछ रहा हो कि वो इतना अपसेट क्यों है। पता चलता है कि इस एरोगेंट एजेंट ने उस आदमी की बेटी को मार दिया था। होंगियो कोल्ड स्माइल के साथ पीछे झुकता है और एक्सप्लेन करता है कि जब उसने पहली बार डिवीजन ज्वाइन किया था तो वो शॉपिंग गया था और उसे एक हाई स्कूल गर्ल से डिस्गस्टिंग ऑरा आती हुई महसूस हुई। वह नैरेट करता है कि वो वियर्ड क्रीचर से सबसे ज्यादा नफरत करता है, इसलिए उसने बारिश में उसका पीछा किया। जैसे ही क्रीचर ने उसे नोटिस किया, होंगियोन ने हेजिटेट नहीं किया। हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां लड़की एक डीमन से पोजेस्ड है और मर्सी की भीख मांगती है, चिल्लाते हुए कि वो उसे न मारे। लेकिन होंगियन एक कंप्लीट साइकोपैथ है जो बस मुस्कुराया और उसके चिल्लाते वक्त उसे स्लॉटर कर दिया। प्रेजेंट में वापस वो रोते हुए पिता को देखता है और हंसता है, ये कहते हुए कि उसने उस पर एहसान किया है। पिता गुस्से से कांप रहा है, लेकिन होंगियान एक फोन निकालता है जिस पर हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंस वेबसाइट खुली होती है। वो आदमी को टॉन्ट मारता है, ये कहते हुए कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे साइट पर होंगियान का नाम लिखना चाहिए। पिता चिल्लाता है और गार्ड से इस लूनाटिक को अरेस्ट करने की डिमांड करता है, लेकिन लॉर्ड किंग्सहाई जो व्हाइट हेयर्ड फीमेल कमांडर है सबको जाने का ऑर्डर देती है। कमरे के बाहर इंचिंग झाई अपनी असिस्टेंट काई जियुआन को एक्सप्लेन करती है कि स्पेशल डिवीजन के अपने सीक्रेट्स हैं। वो रिवील करती है कि उनके पास डेथ फाइल नाम का एक टेरिफाइंग आइटम है जो किसी का भी नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने से उसे मार सकता है। इस वजह से सारे एजेंट्स कोड नेम्स यूज करते हैं और उनकी रियल आइडेंटिटीज टॉप सीक्रेट होती हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि वो ग्रीविंग फादर पहले से ही एक क्रिमिनल था जो अपनी फैमिली को अब्यूज करता था, इसलिए वो उसे कर्स टेस्ट करने के लिए डिस्पोजेबल बेट की तरह यूज कर रहे हैं। अचानक लॉर्ड किंग्सआई हॉलवे में फ्रीज हो जाती है। एक टेरिफाइंग प्रेशर उसके दिमाग पर टूट पड़ता है और वो रेड फ्लावर्स के खेत और एक मैसिव डार्क हैंड को आते हुए एनविजन करती है। उसकी आंख से अनकंट्रोलेबली आंसू आने लगते हैं और वो शॉक में हाफती है, ये रियलाइज करके कि जिस एंटिटी को वो हंट कर रहे हैं वो एक्चुअली उनके बारे में अवेयर है। वो कांपती है और अपनी असिस्टेंट को बताती है कि ये अंडरवर्ल्ड से एक डायरेक्ट वार्निंग थी। वो प्रे करती है कि सिर्फ वार्निंग ही मिली हो, लेकिन उस एरोगेंट होंगियान के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इंटेरोगेशन रूम के अंदर होंगियान मेटल चेयर से बंधा हुआ बैत की तरह एक्ट कर रहा है। वो कर्स के असर होने का वेट करता है, ये सोचते हुए कि जो भी उसके लिए आएगा वो बस उससे लड़ लेगा। अचानक उसका विजन वॉर्प होता है और वो ब्लड रेड स्काइज और डार्क ट्रीज से भरे एक ट्विस्टेड डायमेंशन में जागता है। वो स्मर्क के साथ आसपास देखता है, ये सोचते हुए कि क्या ये नर्क है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किससे डील कर रहा है। दूर एक मैसिव फायरी फिगर अपीयर होती है जो ओवरवेलमिंग पावर रेडिएट कर रही है। यह हमारा एमसी शिंजी है जो डीमन लॉर्ड के भेष में है और वह उस बेवकूफ एजेंट को नीचे देखता है। वह उसे बताता है कि क्योंकि उसने इस लेजेंड को टेस्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है तो वो उसे ट्रू हॉरर दिखाएगा। एक टेरिफाइंग डीमन मास्क अपीयर होता है और शिंजी जियो एआई को ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर देता है। इंस्टेंटली होंगियान के पीछे जमीन से ग्लोइंग रेड आइज और रेजर शार्प क्लॉज वाला एक गिगैंटिक शैडो मॉन्स्टर उठता है। होंगियान प्रेशर से पैरालाइज होकर जमीन पर लेटा रहता है जैसे ही एक ग्लोइंग रेड फिंगर नीचे आती है और उसका माथा छूती है। वो एगनी में चिल्लाता है जैसे ही उसकी सिचुएशन की रियलिटी सिंक इन होती है। उसने सोचा था कि वो हंटर है, लेकिन इस डोमेन में वो प्रे से बढ़कर कुछ नहीं है। सीन मॉन्स्टर्स डीमन के उस पर लंच करने के साथ खत्म होता है, जबकि रेड एनर्जी उसे पूरा निगल लेती है और बस ऐसे ही डार्कनेस उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लेती है। वह अपनी सोल को बॉडी से रिप होता हुआ महसूस करता है, जैसे ही एक मैसिव डिमोनिक मास्क उसके पूरे विजन को डोमिनेट करता है। वो रियलिटी डिनाई करने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए कि ये नहीं हो सकता, लेकिन प्रेशर सिंपली बहुत ज्यादा है। उसका दिमाग शैटर होने लगता है जैसे ही वो हेल का ट्रू फॉर्म देखता है। वह खून की नदी पर तैरती हुई एक नाव देखता है जो सोल्स को अबिस में ले जा रही है और बोटमैन कोई और नहीं, वही क्रीचर है जिसे उसने हंट करने की कोशिश की थी। उसका एरोगेंट कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली क्रश हो जाता है और प्योर टेरर में बदल जाता है। उसके चेहरे से खून के आंसू बहते हैं जैसे ही वो बुदबुदाता है कि ये हॉरिबल है, फिर भी सेम टाइम पर टेरिफाइंगली ऑसम है। डीमन लॉर्ड की शीर प्रेजेंस से उसकी विल पावर कंप्लीटली इरोड हो जाती है। वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ है जिसे उसने ऑफेंड किया है। अचानक रियलिटी वापस स्नैप करती है। होंगियान इंटेरोगेशन रूम में चिल्लाते हुए जागता है, उसके चेहरे से पसीना बह रहा होता है। वह अनकंट्रोलेबली कांप रहा है और पैनिक में अपना सर पकड़े हुए है। लॉर्ड किंग्सहाई वहां कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ी होती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ डिस्कवर किया।
वो एरोगेंट एजेंट अब एक ब्रोकन मेस बन चुका है। वो हकलाता है कि वहां एक वाटरफॉल है जो रियल हेल की तरफ जाता है, और वो बस डार्कनेस में ड्रिफ्ट करता एक लोनली गोस्ट था। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी शैडो एबिलिटी यूज करके आखिरी सेकंड में अपनी सोल वापस खींचकर बड़ी मुश्किल से एस्केप कर पाया। लेकिन जैसे ही वो बोलता है, वो फिर से हैलुसिनेट करने लगता है। वो कमरे में अंडरवर्ल्ड गर्ल के जायंट हैंड्स को अपने ऊपर मंडराते हुए देखता है। वो चिल्लाता है कि वो कॉन्शियस है और वो अभी उसे वॉर्न कर रही है। कमरे में सब शॉक्ड हैं, क्योंकि आमतौर पर ये क्रीचर्स बिना इंटेलिजेंस के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। किंग्सहाई इमीडिएटली सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज कर लेती है। अगर इन मॉन्स्टर्स ने अवेयरनेस गेन कर ली है और खुद सोच सकते हैं, तो ह्यूमैनिटी डूम्ड है। होंग्यान कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड है और एक बच्चे की तरह रोते हुए पूछ रहा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। किंग्सहाई अपनी आंखें नैरो करती है और इमीडिएटली सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने का डिसाइड करती है। मीनवाइल रेड फ्लावर्स के पीसफुल फील्ड में हमारा मैं कैरेक्टर शिंजी एक किताब पढ़ रहा है, जबकि जियो एआई उसे चिंता से देख रही है। वो अपने मास्टर से पूछती है कि क्या उस बंदे को जाने देना सच में एक अच्छा आइडिया था। शिंजी शांति से पन्ना पलटता है और एक्सप्लेन करता है कि ये जरूरी था। वो चाहता है कि उन्हें एग्जैक्टली पता चले कि वो कितनी स्ट्रांग है, ताकि वो इतना डर जाएं कि उसे दोबारा परेशान न करें। पर्पल हेड वुमन चिंता करती है कि एजेंट को मारने से मुसीबत होगी, लेकिन शिंजी स्पेशल डिवीजन के थ्रेट होने के आइडिया पर बस हंसता है। वो एडमिट करता है कि वो एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानना चाहता है। वो रियलाइज करता है कि भले ही होंग्यान सोचता है कि वह अपनी शैडो एबिलिटी की वजह से बचा, लेकिन ये एक्चुअली सच बिल्कुल नहीं है। शिंजी रिवील करता है कि जियो एआई के मुताबिक उसकी सोल अभी भी हेल में फंसी हुई है और जो वापस आया है वो बस डर से चलता हुआ एक एम्प्टी शेल है। हालांकि शिंजी क्यूरियस है कि क्या एजेंट के पास कोई स्पेशल आइटम है जो डेथ के सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करता है। हेडक्वार्टर्स पर वापस लॉर्ड किंग्सहाई एक लंबे अंधेरे हॉलवे में सीरियस वॉक करती है। वह 3rd फ्लोर अंडरग्राउंड एंटर करती है, जो एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वो गोल्डन मार्किंग्स वाला एक ग्लव पहनती है और अजीब मिस्टिकल एनर्जी से भरे कमरे का भारी दरवाजा खोलती है। अंदर एक टेबल है जिस पर वॉइस ऑफ द वर्ल्ड नाम का एक ग्लोइंग रेड कम्युनिकेशन डिवाइस रखा है। वो रिचुअल एक्टिवेट करती है और सवाल पूछने के लिए ऑफरिंग के तौर पर एक कप खून डालती है। वो एंटिटी से पूछती है कि अगर गॉड ने अंडरवर्ल्ड गर्ल को डिवाउर कर लिया तो क्या होगा। मिस्टीरियस वॉइस जवाब देती है कि डेंजर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। फिर किंग्सहाई पूछती है कि क्या इस दुनिया में बहुत सारे कॉन्शियस एनोमलीज हैं। वॉइस रिस्पॉन्ड करती है कि बहुत कम है। यह सुनकर किंग्सहाई अपना चश्मा ठीक करती है और उसके चेहरे पर कोल्ड डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। सीन एक दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल पिंग जंग के साथ मीटिंग पर शिफ्ट होता है, जो ऑपरेशन अप्रूव करने के लिए वोट करता है। टारगेट कंफर्म हो चुका है। वो अंडरवर्ल्ड गर्ल के नाम से मशहूर कॉन्शियस वियर्डनेस को हंट करने वाले हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वह सीधा डीमन लॉर्ड के बिछाए हुए ट्रैप में जा रहे हैं। अचानक एक कोल्ड वॉइस खामोशी तोड़ती है और डिवावर प्लान के फेवर में वोट कास्ट करती है। डिमली लिट कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर टेंशन इतनी थिक है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। सब विलेंस की तरह शैडोज में बैठे हैं, लेकिन मिस्टर टियन नाम का एक आदमी गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है। वह चिल्लाता है कि वह अभी भी इस मैडनेस पर ऑब्जेक्ट करता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड गर्ल को मारने के बजाय उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो चिल्लाता है कि वो हर सुपरनैचुरल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सो कॉल्ड गॉड पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस पैथेटिक है। एक और रिसर्चर घबराकर उसका मुंह बंद करता है और पूछता है कि क्या मॉन्स्टर किलिंग रोक भी देगा अगर उन्होंने बात की, लेकिन व्हाइट बीयर्डेड लीडर उन्हें प्योर एरोगेंस भरी नजर से इंस्टेंटली चुप करा देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि किलिंग के रूल्स हायर अप्स ने पहले ही पत्थर की लकीर की तरह सेट कर दिए हैं। वह उन्हें अंडरवर्ल्ड गर्ल से मिलने के लिए रिक्वायर्ड टेरिफाइंग कंडीशंस याद दिलाता है। पहला, तुम्हें डीपली ऑफेंडेड होना चाहिए, और दूसरा, तुम्हें मिडनाइट तक वेट करना होगा। तीसरा, सिर्फ एक मर्डरर ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर सकता है। और फाइनली, डोमेन सिटी लिमिट्स तक लिमिटेड है। मिस्टर टियन बुरी तरह स्वेट कर रहा है और अपना दिमाग खो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक सुसाइड मिशन है। वो डेस्परेटली खुद उससे बात करने जाने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन लीडर बस उसे कोल्ड डेड आइस से घूरता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वह मिस्टर टियान की ब्रेवरी एडमायर करता है, लेकिन वो एक्सेंट्रिक थिंकिंग को ह्यूमैनिटी की सेफ्टी जेपरडाइज करने की परमिशन नहीं दे सकते। वो डिक्लेयर करता है कि अगर गॉड लड़की को डिस्ट्रॉय करने में फेल होता है तब वो टॉकिंग प्लान कंसिडर करेगा, लेकिन अभी के लिए वो वायलेंस पर ही स्टिक करेंगे। वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है कि ये प्लान फेल नहीं होगा। हालांकि नैरेटर अचानक एक मैसिव स्पॉइलर ड्रॉप करता है जो हमारी स्पाइन्स में चिल्स भेज देता है। स्क्रिप्ट रिवील करती है कि इस कमरे में मौजूद हर कोई, इंक्लूडिंग स्पेशल एजेंट्स और रिसर्चर्स, हॉरिबल डेथ्स मरने वाले हैं। कोई भी डीमन लॉर्ड के रैथ से नहीं बचेगा जिसे वो हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिटरली एरोगेंट एंट्स हैं जो एक ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल स्कूल में वापस
चीजें एब्सोल्यूट केओस में बदल चुकी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शिंजी और उसके फ्रेंड्स क्रेजी स्टूडेंट्स की एक मैसिव मॉब से घिरे हुए हैं। अंडरवर्ल्ड गर्ल के रूमर्स की वजह से हर कोई अचानक शिंजी का गोस्ट क्लब ज्वाइन करना चाहता है। स्टूडेंट्स धक्का मुक्की कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि उनके पास स्पेशल ब्लड लाइन्स या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं। शिंजी ग्लोइंग रेड आइज के साथ इस मैडनेस को देखता है और रियलाइज करता है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। वो सोचता है कि ये आयरॉनिक है कि वो मॉन्स्टर से टेरिफाइड हैं, लेकिन उससे मिलने के लिए डेस्परेट भी हैं। वह अपने फ्रेंड्स को पकड़ता है और भागने की सीक्रेट जोस्टर टेक्निक यूज करने का डिसाइड करता है। 5 मिनट की इंटेंस स्प्रिंटिंग के बाद वो फाइनली ज़ॉम्बीज की हॉर्ड से एस्केप करने में मैनेज कर लेते हैं। सियाओ बिनबिन और ली सीढ़ियों पर लेटे हाँफ रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं जैसे हेवन असेंड होने वाले हों। वो शिंजी से पूछते हैं कि उसकी सांस फूली क्यों नहीं है। शिंजी शांति से झूठ बोलता है कि वो भी बहुत थका हुआ है, लेकिन रियलिटी में फिजिकल एक्सर्शन का ये लेवल उस जैसे सुप्रीम बीइंग के लिए कुछ भी नहीं है। वो उन्हें ज्यादा एक्सरसाइज करने को बोलता है और कमजोर होने का नाटक करना बंद कर देता है। तभी लंबे काले बालों वाली एक ब्यूटीफुल गर्ल सीढ़ियों पर उनके पास आती है। ये बस इंसिडेंट वाली लड़की शिन हुई है और वो शाइली ब्लश कर रही है। ली इंस्टेंटली उसे पहचान लेता है और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो जाता है। वो पूछती है कि क्या गोस्ट क्लब ज्वाइन करने की उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और मेंशन करती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी अर्बन लेजेंड्स पसंद है। सिंजी अपनी आंखें नैरो करता है क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हैं कि इस सिचुएशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है। डिशाओ बिनबिन इमीडिएटली हाँ कर देता है क्योंकि वो सिम्प है, लेकिन शिंजी चुप रहता है और ऑब्जर्व करता है। सिनहुई कहती है कि वो कल अपनी फ्रेंड को लाएगी और फिर वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अचानक शिंजी अपनी पॉकेट में वाइब्रेशन फील करता है। वह अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसे एक अजीब ग्रुप चैट में ऐड किया गया है। सिनहुई एक्सप्लेन करती है कि हाल ही में इट इज योर टर्न नाम का एक पॉपुलर गेम आया है। रूल्स सिंपल हैं, तुम स्ट्रेंजर्स के ग्रुप को ज्वाइन करते हो और एक हॉरर स्टोरी शेयर करते हो। वो कहती है कि ये लोगों को स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करता है, लेकिन शिंजी बेहतर जानता है। वो फोन स्क्रीन से आ रही एक डार्क और डिस्गस्टिंग ऑरा सेंस करता है। स्क्रीन रेड स्टैटिक और ऑमिनस टेक्स्ट के साथ फ्लिकर करती है जो कहता है इट इज योर टर्न। शिंजी रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक कर्स है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू फैलता है। अपने अपार्टमेंट में वापस शिंजी काउच पर बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है जब अचानक वो स्पिरिचुअल एनर्जी में एक मैसिव स्पाइक फील करता है। वो सोचता है कि क्या वियर्डनेस एक्चुअली उसके फोन से अटैच हो गई है। अचानक उसका पेट स्लाइम क्रीचर जिसका नाम जियोयन है अजीब बिहेव करने लगता है। वो छोटा ब्लॉब अपने बॉक्स से बाहर कूदता है और रेड एनर्जी के साथ ग्लो करने लगता है। शिंजी क्यूरियोसिटी से उसे देखता है और उसे ट्रबल क्रिएट ना करने के लिए वार्न करता है, लेकिन फिर स्लाइम उसकी आंखों के ठीक सामने म्यूटेट और ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। उसके अजीब टेंटिकल्स निकल आते हैं और उसके चेहरे पर एक मैसिव रेड आई अपीयर होती है। क्रीचर अपना मुंह खोलता है और एक्चुअली बोलता है शिंजी को अपनी मॉम बुलाता है। शिंजी डरा भी नहीं। फैक्ट ये है कि वो एक प्राउड फादर जैसा दिखता है। वो हंसता है और कहता है कि छोटा बंदा फाइनली इवॉल्व हो गया है। क्रीचर उसकी बाहों में कूदता है और उसे कडल करता है जबकि उसे मॉम बुलाना कंटिन्यू रखता है। ये एक्चुअली एक तरह से टेरिफाइंगली क्यूट है। शिंजी अपने वॉल्व पेट को ऊपर उठाता है और अपनी फोन स्क्रीन को फिर से देखता है। ग्रुप चैट एक्टिव है और जेनहुई पूछ रही है कि क्या उन्हें गेम शुरू करना चाहिए। शिंजी अपने चेहरे पर पूरे एक्साइटमेंट के साथ मुस्कुराता है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स उसके दरवाजे पर आने के लिए डिटर्मिन्ड हैं तो वो खुशी से उनका स्वागत उनकी मौत की तरफ करेगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है क्योंकि डीमन लॉर्ड के लिए ये बस टाइम पास करने का एक और तरीका है। अचानक एक ब्लैक क्रो जिसकी ग्लोइंग रेड आइज होती हैं वो जोर से उसका नाम चिल्लाता है और उसे गेम की लोकेशन की तरफ गाइड करता है। सीन शिफ्ट होता है एक डेसोलेट और अबैंडन्ड फैक्ट्री पर, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो पिछले 50 ईयर्स से उसे किसी ने टच तक नहीं किया हो। सिया बिनबिन और ली बिल्कुल टूरिस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे और उस रॉटिंग स्ट्रक्चर के सामने खड़े होकर सेल्फीज ले रहे थे। वो एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा एमसी शिंजी अपने फोन को एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो सोच रहा था कि डेंजरस बिल्डिंग असल में कितनी पुरानी है और आखिर मीटिंग के लिए उन्होंने इस डम जैसी जगह को ही क्यों चुना। तभी बाकी का गोस्ट क्लब वहां पहुंच जाता है और ली तुरंत अपना बेस्ट फेस बना लेता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो गर्ल्स को इम्प्रेस कर लेगा, लेकिन उसके ड्रीम्स पल भर में टूटकर मिलियन पीसेस में बिखर जाते हैं। जिनहुई वहां एक हैंडसम गाय जिसका नाम चीहर्न था उसके साथ आती है और उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ले और दूसरे लड़के के चेहरे पर छाई हुई डिसअपॉइंटमेंट देखने में बिल्कुल हिलेरियस लग रही थी। वो लिटरली खून के आंसू रो रहे थे, जबकि नैरेटर उन्हें सिंगल डॉग्स बुलाकर उनका मजाक उड़ा रहा था। शिंजी इस पैथेटिक डिस्प्ले को देखता है और आह भरता है क्योंकि इन इडियट्स को कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक डेथ ट्रैप में जा रहे हैं।
वो वहां से जाने का सोचता है क्योंकि ये लव ड्रामा उसके जैसे सुप्रीम बीइंग के लिए बहुत ज्यादा क्रिंज था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अंडरवर्ल्ड गर्ल लेजेंड सच है और ये बेवकूफ उसकी प्रोटेक्शन के बिना पक्का मारे जाएंगे। जेनहुई उस गेम के रूल समझाती है जिसका नाम था इट इज योर टर्न। इसमें हॉन्टेड बिल्डिंग के अलग अलग कॉर्नर्स या फ्लोर्स पर बिखर कर एक दूसरे को गोस्ट स्टोरी सुनानी थी। शिंजी सोचता है कि यह बेहद डेंजरस है, लेकिन वो सिम्स उस लड़की को खुश करने के लिए तुरंत एग्री कर जाते हैं। कोई और चॉइस न देखकर हमारा एमसी इसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि हर कोई इस रात सरवाइव कर पाए। वो ग्रुप उस डार्क बिल्डिंग में एंटर करता है और वहां का एटमॉस्फेयर तुरंत रोमांटिक कॉमेडी से बदलकर सर्वाइवल हॉरर में तब्दील हो जाता है। वो अलग अलग फ्लोर्स पे बंट जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। शाओ बिनबिन सबसे पहले शुरू करता है और एक टेरिफाइंग स्टोरी सुनाता है, एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने अपने ब्रदर को बीच से काट दिया ताकि वो बेड के बीच में सो सके। कहानी इतनी ट्विस्टेड थी कि ली जोंग सिंह पसीने से भीग गया था और अपनी हर उस लाइफ चॉइस पर पछता रहा था जो उसे यहां तक लाई थी। वहीं हमारा एमसी शिंजी एकदम बॉस की तरह टॉप फ्लोर पर अकेला इंतजार कर रहा था। वो अंधेरे में जीरो फियर के साथ बैठा था, लेकिन अचानक उसका फोन लो बैटरी वार्निंग देता है और बंद हो जाता है। ठीक उसी मोमेंट पर उसे अंधेरे से अपनी तरफ आते हुए फुटस्टेप सुनाई देते हैं। ये जेन हुई थी और उसके हाथ में एक लाइट सोर्स था और चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो उसे बताती है कि वो प्लेयर नंबर 4 है और अब स्टोरी सुनाने की उसकी बारी है। शिंजी ध्यान से सुनता है जब वो 4 लड़कों की कहानी सुनाती है जो बारिश में एक कॉफिन उठा रहे थे। वो उससे पूछती है कि कॉफिन के अंदर वाली लड़की गीली क्यों नहीं हुई जबकि लड़के पूरी तरह भीग चुके थे। शिंजी बड़ी शांति से जवाब देता है क्योंकि वो लड़की बॉक्स के अंदर पहले से ही डेड थी। जेनहुई एक क्रीपी एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराती है और सही आंसर गेस करने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर वो उसे फर्स्ट फ्लोर पर वापस जाने को कहती है क्योंकि अगला प्लेयर उसका इंतजार कर रहा है। शिंजी को महसूस होता है कि उसके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो नीचे जाने का फैसला करता है। वो स्पाइरलिंग स्टेयरकेस से नीचे उतरता है और थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए उस ग्लूमी बिल्डिंग से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर वो जो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। सिन्हुई और किहर्न समेत पूरा ग्रुप बाहर कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़ा होकर उसे खुशी से वेव कर रहा था। वो पूरी तरह ठीक लग रहे थे और उसे देखकर काफी रिलीव्ड थे। सिन्हुई एक वरीड लुक के साथ उसके पास भागती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो और हैरन पहले ही नीचे आ गए। शिंजी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और रियलाइजेशन से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर जेनहुई डर के मारे पहले ही नीचे आ गई थी तो वो लड़की कौन थी जिससे वो अभी टॉप फ्लोर पर बात कर रहा था? असली जेनहुई कंफ्यूज लग रही थी, जबकि शिंजी उस डार्क बिल्डिंग को इंटेंस किलिंग इंटेंट के साथ घूर रहा था। वो अपने फ्रेंड्स की तरफ मुड़ता है और एक ऐसा बॉम्बशेल गिराता है जो उनकी रियलिटी को चकनाचूर कर देता है। वो बेहद कोल्ड वॉइस में उनसे पूछता है कि क्या उन्हें एहसास है कि इस बिल्डिंग में असल में 5th फ्लोर है ही नहीं। वहां एक डेफनिंग साइलेंस छा जाता है जब ग्रुप को एहसास होता है कि वो एक ऐसे गोस्ट के साथ गेम खेल रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जैसे ही टेरर अपने पीक पर पहुंचता है, शिंजी अचानक एक स्लाइस स्माइल के साथ चुप्पी तोड़ता है और चिल्लाता है कि वो बस मजाक कर रहा था। वो ग्रुप पल भर में डर से कांपने की जगह एब्सोल्यूट फ्यूरी में आ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस ट्विस्टेड साइको ने हिस्ट्री का सबसे घटिया प्रैंक किया है। ग्रे स्वेटर पहने एक लड़का उस पर जिन्हुई को डराने के लिए चिल्लाता है, लेकिन शिंजी एक कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ उसे टाल देता है। वो स्मग करते हुए उनसे कहता है कि इसी तरह का डर तो गेम को एक्साइटिंग बनाता है। फिर वो सजेस्ट करता है कि चूंकि जिन्हुई डरी हुई है तो उन सबको एक बिग ग्रुप में साथ में रात गुजारनी चाहिए। वो अपना लॉजिक देते हुए समझाता है कि हर हॉरर मूवी में कैरेक्टर्स तभी मरते हैं जब वो स्प्लिट अप होते हैं, इसलिए साथ रहना ही अल्टीमेट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। हालांकि शिन्हुई का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपना सीना पकड़ते हुए कहती है कि उसे ठीक नहीं लग रहा और वो तुरंत घर जाना चाहती है। वो क्यूई हारन को उसे वापस ले जाने को कहती है और वो दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। बाकी का ग्रुप भी बिखरने का फैसला करता है और शिंजी अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अकेला रह जाता है। उसके दोस्त इंटरनेट कैफे जाकर गेम्स खेलने का सजेशन देते हैं, लेकिन शिंजी का चेहरा अचानक डार्क और सीरियस हो जाता है। वो पहले मजाक नहीं कर रहा था। वो पक्के तौर पर जानता था कि 5th फ्लोर पर जो शख्स था वो बिल्कुल जेनहुई जैसा दिख रहा था, और अगर असली जेनहुई बाहर थी तो वो किससे या किस चीज से बात कर रहा था। अचानक उसे एक मैसिव डिस्टर्बेंस महसूस होती है और वो इंटेंस डिटर्मिनेशन के साथ वापस उस हॉन्टेड बिल्डिंग की तरफ मुड़ता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे वापस जाकर कुछ चेक करना है, लेकिन वो उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसका दोस्त उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी रियलिटी में एक टेरिफाइंग ग्लिच होता है। वो दोस्त रुक जाता है और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि वो कहाँ है और वो कब निकले। शिंजी, जिन्हुई और किहर्न के बारे में पूछता है, लेकिन उसके दोस्त ब्लैंक स्टेयर्स के साथ उसे देखते हैं
और पूछते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। शिंजी सन्न रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो सुपरनैचुरल फोर्स असल में लोगों को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर रही है। उसके दोस्त पूरी तरह भूल चुके थे कि शिनहुई और किहेर्न कभी एग्जिस्ट भी करते थे। उनकी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए शिंजी वापस उस डेंजरस स्ट्रक्चर की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो उन गोस्ट को अपनी रियलिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना चाहता था। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है स्पेशल सुपरनैचुरल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स पर। सफेद बालों वाली एक पावरफुल वुमन जिसका नाम लॉर्ड किंग झाई है और एक पंग गाय जिसका नाम होंग्यान है, वो अंडरवर्ल्ड गर्ल केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने उस कर्स्ड आईबॉल्स इन द क्रैक्स वाली फोटो का सोर्स पता लगा लिया था जिससे ये सारी मुसीबत शुरू हुई थी। लॉर्ड किंग झाई बताती है कि वो कर्स को कमजोर करने के लिए न्यूज को सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग अर्बन लेजेंड के बारे में बात करना बंद कर देंगे तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। उन्होंने फोटो खींचने वाले जिम्मेदार आदमी को पकड़ लिया था जो एक स्क्रफी गाय था जिसका नाम टियानझाई था। होंग्यान मजाक कर रहा था और प्रिजनर को डरा रहा था, लेकिन चिंगझाई उसे फोकस करने को कहती है। टियानझाई पसीने से तरबतर होकर रो रहा था और कॉन्फेस करता है कि उसने सिर्फ 2 फोटोज ली थी और कुछ नहीं किया। होंग्यान उसे बालों से पकड़ता है और पूरी स्टोरी उगलने की डिमांड करता है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। टियानझाई कांपते हुए समझाता है कि वो शाओमेई नाम की एक लड़की के घर गया था। जब वो बेड पर थी तो उसे क्लोजेट से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्यूरियोसिटी में आकर उसने क्लोजेट का दरवाजा खोला और कुछ ऐसा देखा जिसने उसे जिंदगी भर के लिए डरा दिया। एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक डिफॉर्म्ड बेबी था जिसकी एक विशाल सिंगल आई थी जो सीधे उसे घूर रही थी। वापस उस हॉन्टेड बिल्डिंग में हमारा एमसी शिंजी एक खौफनाक रेड ऑरा से घिरा हुआ था। वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, वो एक पावरफुल एंटिटी है जो स्पिरिट्स को समन करने की काबिलियत रखता है। वो जायोई को पुकारता है और क्रिम्सन एनर्जी की एक लहर छोड़ता है जो उसके आसपास के स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देती है। वो एक डार्क कॉरिडोर से गुजरता है और उसका सामना एक शैडोई फिगर से होता है जो फुसफुसा रही थी कि उसे मरना है। अचानक पूरी डायमेंशन ढहने लगती है और वॉर्प होने लगती है। शिंजी अपना सर पकड़ लेता है जैसे ही दर्द की एक लहर उसे हिट करती है और रियलिटी कांच की तरह बिखर जाती है। वो दर्द से चिल्लाता है जब रेड एनर्जी उसे पूरी तरह निगल लेती है। जब कैओस शांत होता है तो शिंजी और उसके 2 दोस्त खुद को दोबारा बिल्डिंग के सामने खड़ा पाते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसके दोस्त पूरी कंफ्यूजन में इधर उधर देखते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों है। उनमें से एक पूछता है कि क्या उसने किसी को कॉल किया था, लेकिन उसकी मेमोरी पूरी तरह फ्रैगमेंटेड हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि वो एक लूप या डिस्टॉर्टेड रियलिटी में फंस गए हैं जहां बिल्डिंग के अंदर की डार्क फोर्सेस उनकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर रही हैं। हालांकि मिस्ट्री और भी गहरा जाती है जब सीन शहर की एक काली तूफानी रात पर शिफ्ट होता है जहां एक ग्लव्ड हैंड जोर जोर से डोरबेल बजाता है। अंदर से एक आवाज पूछती है कि कौन है, और अचानक होंग्यान और लॉर्ड किंगझाई कमरे में घुस आते हैं। घर की मालकिन हेशुई नाम की एक औरत पूरी तरह कंफ्यूज लगती है और पूछती है कि 2 ऑफिसर्स आधी रात को उसके घर में क्यों घुस आए हैं। वो इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, लेकिन चिंगझाई बिना वक्त बर्बाद किए कड़ाई से पूछती है कि क्या उसका असली नाम हेशुई मेई है। होंग्यान एक कैजुअल स्माइल के साथ इधर उधर देखता है, लेकिन चिंगझाई सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है। वो औरत हकलाती है और बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन किंगझाई एक डिफॉर्म्ड चाइल्ड की भयानक फोटो निकालती है और पूछती है कि क्या वो उसे पहचानती है। इसी पल उस औरत का चेहरा प्योर हॉरर में बदल जाता है और वो चिल्लाते हुए टूट जाती है कि वो 2.5 महीने पहले ही मर चुका है। वो रोते हुए कहती है कि जब वो घर आई तो वो पहले ही मर चुका था, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा रिवील करती है जिससे आपका खून जम जाएगा। वो मानती है कि उसने मौत की रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उसके घर मेहमान आने वाले थे और वो उन्हें डराना नहीं चाहती थी। क्या आप इस औरत की ऑडेसिटी पर यकीन कर सकते हैं? उसने लिटरली अपने बेटे की लाश को छुपा दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो पार्टी कर सके। जिंगझाई अपनी आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि बॉडी कहाँ है। भारी बारिश के बीच वो उसे उस जंगल में ले जाने के लिए मजबूर करते हैं जहां उसने उसे दफनाया था। तंग यान देखता है जब वो उस छोटे स्केलेटल रिमेन्स को खोद कर निकालते हैं और यहां तक कि वो भी इस क्रूरता को देखकर डिस्टर्ब्ड हो जाता है। फिर किंगझाई इस सिचुएशन की असली हॉरर को रिवील करता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। उस बच्चे को इतना अब्यूज किया गया और भूखा रखा गया कि मरने के बाद उसकी नफरत ने उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया जिसे आईबॉल इन द क्रैक्स कहते हैं, जो खास तौर पर डोमेस्टिक अब्यूजर्स का शिकार करता है। किंगझाई ऐलान करता है कि कर्स पर रिस्ट्रिक्शन पूरी हो गई है, लेकिन चेतावनी देता है कि इस औरत की जिंदगी अब से लिविंग हेल बनने वाली है। उधर डिस्टॉर्टेड डायमेंशन में हमारा एमसी शिंजी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक बर्बाद सिटीस्केप पर बारिश हो रही थी और शिंजी को अचानक मरने की एक जोरदार तड़प महसूस होती है। वो अपना सर पकड़ लेता है
जब उसकी विजन में एक रेड आई दिखाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो एक भयानक मॉन्स्टर को घूर रहा है। वो अपनी ताकत समन करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को हिलने में असमर्थ पाता है। उसे एहसास होता है कि इस पूरे समय उसे एक कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा रहा था और एक ट्रैप में फंसाया गया था। अचानक एक टैबलेट से एक क्रीपी आवाज गूंजती है जो उसे नंबर 5 बुला रही थी। शिंजी पसीने से भीग रहा है और चिल्लाकर पूछता है कि आखिर कौन बात कर रहा है। वो आवाज एक ऐसे शॉकर के साथ जवाब देती है जो शिंजी के पूरे वर्ल्ड व्यू को तबाह कर देता है। वो आवाज नो 4 जिन्हुई होने का दावा करती है। शिंजी डर से पैरालाइज हो जाता है और पूछता है कि क्या ये नाइटमेयर असल में जिन्हुई की टेरिटोरी है। तभी उसकी यादें और भी ज्यादा टूटने लगती हैं। उसे अपने दोस्तों के विजन्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो सवाल करता है कि क्या वो असल में उन्हें जानता भी है या उसका दिमाग फिर से उसके साथ खेल खेल रहा है। वो खुद से पूछता है कि क्या वो हमेशा से अकेला था और क्या ये दोस्त सिर्फ उस गेम के बनाए हुए फैब्रिकेशंस थे। अचानक 5 शैडोवी फिगर्स हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं और चांट करते हैं कि नंबर 5 उनका अच्छा दोस्त है। शिंजी कॉफिन के घेरे के बीच खड़ा पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। जैसे ही वो रेड रियलिटी उसे निगल लेती है और फिर एक सबसे शॉकिंग क्लिफ हैंगर में स्क्रीन सफेद हो जाती है और एक भयानक मैसेज दिखाई देता है। युआन शिंजी मर चुका है। सीन एक खौफनाक बरसाती रात पर शिफ्ट होता है जहां एक मिस्टीरियस हरे बालों वाली लड़की एक टूटे फूटे शहर को देख रही है। वो कांप रही है और सोचती है कि बाकी लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। वहीं एक अंधेरे कमरे के अंदर एक परछाई शैडोस में छिपी हुई थी। अचानक हमारा मेन कैरेक्टर युआन शिंजी एक जोरदार चीख के साथ जागता है। वो पसीने से लथपथ है और अपनी बॉडी को चेक करता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन वो जिंदा है। कमरे में मौजूद दूसरा लड़का भी शॉक्ड रह जाता है। शिंजी को साफ याद है कि उसे एक अबैंडन बिल्डिंग में एक मॉन्स्टर ने मार डाला था, लेकिन अब वो रेजरेक्ट हो चुका है। हालांकि उसे महसूस होता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। उसकी पूरी मेमोरी गड़बड़ा गई है और उसके बड़े हिस्से गायब हैं। वो अपने छोटे मॉन्स्टर पेट लिटिल आई को देखता है और उदास होता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अचानक वो क्लूज के लिए अपनी नोटबुक चेक करने का फैसला करता है। वो अपना स्टेटस पैनल खोलता है और कुछ चौंकाने वाला देखता है। उसका लाइफ स्पैन अब 95 डेज है। वो कॉन्फ्यूज्ड है क्योंकि उसने इसे पहले बढ़ाकर 100 डेज कर लिया था। वो गायब हुआ। दिन कहाँ गया? तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रेजरेक्शन फंक्शन एक्टिवेट कर लिया है, जिसे लिविंग फ्रॉम डेथ कहते हैं। एक रेजरेक्शन की कीमत ठीक 1 दिन की जिंदगी है। हमारे एमसी को एहसास होता है कि उसने लिटरली मौत को धोखा दिया है, लेकिन एक कीमत चुकाकर। वो गोस्ट क्लब एक्टिविटी रूम की तरफ जाता है। उसकी याददाश्त में वो इस क्लब का इकलौता मेंबर था, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो उसे एक लैपटॉप, गेम कंट्रोलर और दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। ये ऑब्वियस था कि यहां दूसरे लोग भी रहते हैं। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे उनमें से कोई भी याद नहीं आ रहा। अचानक उसे कमरे में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो पूछता है कि कौन है वहां। अचानक चश्मे और चोटियों वाली एक लड़की दरवाजे के पीछे से बाहर आती है। वो डर के मारे कांप रही थी और उसे सीनियर कहकर ग्रीट करती है। हमारा एमसी उसे अपनी इंटेंस रेड आईज से घूरता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास भी स्पिरिचुअल पावर है। वो अपना नाम क्यान युबाई बताती है और कहती है कि वो क्लब ज्वाइन करना चाहती है। शिंजी उसे बेरहमी से जाने को कहता है क्योंकि क्लब बंद होने वाला है। वो उससे पूछता है कि वो वहां क्यों छिपी है। अचानक वो एक खौफनाक सीक्रेट रिवील करती है। वो चिल्लाती है कि गोस्ट क्लब में असल में और भी मेंबर्स हैं। वो उसे बताती है कि जब वो अबैंडन बिल्डिंग गए थे उसके बाद बाकी सब गायब हो गए। शिंजी अंदर तक हिल जाता है। अचानक सारी यादें उसके दिमाग में वापस आने लगती हैं। उसे अपने दोस्त ली जोंगसिंग और सिन्हुई याद आते हैं। उसे उनके साथ फोटोज लेना याद आता है। उसे वो सारे कैओटिक और फन टाइम्स याद आते हैं जो उन्होंने साथ बिताए थे। ये रियलाइजेशन उसे किसी ट्रक की टक्कर की तरह हिट करती है। उसकी मेमोरी मैनिपुलेट की गई थी। कै युबाई डरी हुई है, लेकिन शिंजी उसे एक चांस देने का फैसला करता है। माहौल को हल्का करने के लिए वो मजाक में उसे एक बुक से थप्पड़ मारता है। वो पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। वो उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। वो उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म पकड़ाता है और एक की देता है। वो उसे तुरंत नए मेंबर्स रिक्रूट करने का ऑर्डर देता है। क्या युबाई बहुत खुश हो जाती है और झुककर बो करती है। वो प्रेसिडेंट को थैंक्स कहती है और खुशी से भाग जाती है। हालांकि उसके जाते ही उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो अपने असली इरादे रिवील करती है। वो जानती है कि इस डेंजरस सिटी में गोस्ट क्लब ही सबसे सेफ प्लेस है। वो फैसला करती है कि उसे किसी भी कीमत पर शिंजी को फॉलो करना होगा, यहां तक कि अपनी सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनने का भी प्लान बना लेती है। वो असल में एक कैलकुलेटिंग जीनियस है। वहीं कमरे में वापस हमारा एमसी अपने स्टैट्स देखता है। उसके पास 11,000 से ज्यादा लेजेंड पॉइंट्स हैं।
वो देखता है कि वो अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो सोचता है कि इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में इमॉर्टल होना बेकार है। अगर आप कमजोर हैं, उसे एब्सोल्यूट पावर चाहिए। वो अपने पॉइंट्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अचानक उसके शरीर से एक मैसिव रेड ऑरा फट पड़ता है। वो एनर्जी बेहद इंटेंस और टेरिफाइंग थी। वो ऐलान करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अंत में नैरेटर ऑडियंस से पूछता है कि अगर उनके पास रेजरेक्शन की पावर होती तो वो क्या करते। क्या आप वेल्थ चुनते, नॉलेज, या बस आराम करते? हमें कमेंट्स में बताइए। बूम! एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। हमारा एमसी युआन शिंजी सफलतापूर्वक स्पिरिचुअल पावर के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। वो अपनी नसों में पावर दौड़ते हुए महसूस करता है और उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर से भी कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल किसी मैसिव मैच को पायलट करने की तरह। वो तुरंत इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। एक फोकस गेज के साथ वो टेबल पर रखे चिप्स के बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है और होश! वो बैग बिना किसी मेहनत के उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो 10 मीटर रेडियस के अंदर चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी ताकत बढ़ा सकता है। इस डोमेन के अंदर वो बेसिकली एक गॉड है और कोई भी उससे कमजोर क्रीचर पल भर में कुचल दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि इस एबिलिटी को यूज करने पर हर एक सेकंड में 100 लेजेंड पॉइंट्स खर्च होंगे। शिंजी हैरान रह जाता है। ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर उसके पॉइंट्स खत्म हो गए तो उसे एक अनजानी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो सुनने में ही बिल्कुल टेरिफाइंग लगता है। वो तुरंत उस एबिलिटी को रोक देता है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि एक मामूली पार्टी ट्रिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। वो शांत होता है और इट इज योर टर्न गेम वाली सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। वो अपने मरे हुए दोस्तों और उनकी मौत के ऑर्डर के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि ये गेम सिर्फ कोई रैंडम कर्स नहीं है। जिस अबैंडन बिल्डिंग में वो मरे थे, वो असल में उस मॉन्स्टर की टेरिटोरी थी। लॉजिक यही कहता है कि अगर आप उस बिल्डिंग में घुसते हैं तो आपका मरना तय है। लेकिन तभी उसे एक खौफनाक ख्याल आता है। उसे याद आता है कि वो अर्बन लेजेंड सिर्फ एक ऑनलाइन ग्रुप गेम के बारे में थी। असली अफवाहों में कभी किसी बिल्डिंग का जिक्र था ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर ने उसे वहां फंसाने के लिए उसकी मेमोरी मैनिपुलेट की हो? उसे तुरंत इसकी जांच करनी होगी। वो एक नाम पुकारता है, ज़ाइवो एआई, क्या तुम वहां हो? अचानक हवा ठंडी हो जाती है। बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत लड़की, जिसके चारों तरफ एक भयानक रेड ऑरा था, हवा से प्रकट होती है कि ये ज़ाइरो एआई है, उसकी वफादार स्पिरिट सर्वेंट। वो झुकती है और उसके ऑर्डर्स मांगती है। शिंजी उसे एक खास लोकेशन पर उसके साथ चलने को कहता है। सीन उस जंगल में शिफ्ट होता है जहां वो अबैंडन्ड बिल्डिंग खड़ी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखता। चांदनी रात में बस एक खाली जंगल। वो बिल्डिंग हवा में गायब हो चुकी थी। शिंजी पसीने से भीग जाता है। उसे एहसास होता है कि वो बिल्डिंग असली दुनिया में कभी थी ही नहीं। शुरुआत से ही उस गेम एंटिटी ने उसकी मेमोरी पूरी तरह बदल दी थी। ये दुश्मन उसकी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है। वो घर लौटते हैं और शिंजी एक क्रेजी प्लान बनाता है। वो जानता है कि इस मॉन्स्टर को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसे दोबारा वो गेम खेलना होगा। वो लिविंग रूम में ज़ायू एआई और अपने पेट मॉन्स्टर लिटिल आई को इकट्ठा करता है। वो ज़ायू एआई को एक ग्रुप चैट बनाने का कमांड देता है। वो प्लेयर 1 होगी, लिटिल आई प्लेयर 2 और शिंजी प्लेयर 3 बनेगा। वो प्रो गेमर्स के स्क्वाड की तरह काउच पर फोन पकड़े बैठ जाते हैं। शिंजी अपनी स्ट्रैटेजी समझाता है। वो पहले से लिखी हुई स्टोरीज को कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन उन्हें सेंड नहीं करेंगे। वो बस मॉन्स्टर के चारा निगलने और गेम ज्वाइन करने का इंतजार करेंगे। 5 घंटे बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। माहौल काफी टेंस हो जाता है। जियो एआई परेशान दिखती है और शिंजी से कहती है कि उसे हाल ही में कोई नया कमीशन नहीं मिला है। वो कमजोर महसूस कर रही है और कहती है कि अगर उसे जल्द ही और लेजेंड पॉइंट्स नहीं मिले तो वो गायब हो सकती है। शिंजी चुप रहता है और बस अपने फोन को घूरता रहता है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब जाता है और हवा भारी हो जाती है। शिंजी की आंखें फैल जाती हैं जब उसे एक जानी पहचानी बदबू महसूस होती है। वो स्क्रीन को देखता है और स्मर्क करता है। लो, वो आ गया। मॉन्स्टर आखिरकार उसके जाल में फंस। वो विशाल रेड आई सीधे जियो एआई को घूर रही थी और आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। नंबर 1, तुम्हारी बारी है। शिंजी तुरंत अपनी स्पिरिट सर्वेंट की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में आग थी और वो चिल्लाता है, ज़ाइरो एआई, क्या तुम इसे संभाल सकती हो? लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। ज़ाइरो एआई ताकतवर है, हद से ज्यादा ताकतवर। लेकिन इस वक्त वो हिचकिचा रही थी। वो समझाती है कि भले ही उसकी रॉ पावर इस मॉन्स्टर से ज्यादा है, लेकिन वो फिलहाल इसके गेम रूल्स में फंसी हुई है। क्योंकि उसने प्लेयर 1 का रोल एक्सेप्ट किया था, वो गेम मास्टर पर तब तक सीधा हमला नहीं कर सकती जब तक उसे उसका असली नाम न पता हो। जब तक गेम चालू है,
उसकी शक्तियां सप्रेस्ड रहेंगी। शिंजी अपने दांत पीसता है। ये बुरा हुआ। अगर जायरो एआई उसे उड़ा नहीं सकती तो वो मुसीबत में है। मॉन्स्टर अपनी नजर घुमाता है। वो बड़ी रेड आई जायरो एआई से हटकर काउच पर तैरते हुए उस छोटे से ब्लॉब पर फोकस करती है। वो आवाज फिर गूंजती है, नंबर 2, तुम्हारी बारी है। शिंजी बुदबुदाता है, ये लिटिल एआई की बारी है। वो बीच में दखल देने का सोचता है। क्या उसे गेम रोक देना चाहिए? क्या उसे भाग जाना चाहिए? लेकिन तभी वो अपने पेट मॉन्स्टर को देखता है। लिटिल एआई बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वो एनॉयड लग रहा था। शिंजी मुस्कुराता है, 1 मिनट रुको। जायरो एआई एक हाई इंटेलिजेंस स्पिरिट है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स रूल से बंधी हुई है। लेकिन लिटिल आई, ये छोटा सा तो बस एक ग्लटनस बीस्ट है। यहां लॉजिक काम नहीं करता। अचानक लिटिल आई हरकत में आता है। वो किसी कमांड का इंतजार नहीं करता। वो हवा में छलांग लगाता है, एक क्यूट मगर डेडली वॉर क्राई के साथ। पलक झपकते ही लिटिल आई घूंसों की बरसात कर देता है। चोट बहुत भारी थी। वो टेंड्रिल मॉन्स्टर दर्द से चीखने लगता है। शिंजी हक्का बक्का रह जाता है। ये अर्बन लेजेंड तो अनटचेबल मानी जाती थी, लेकिन लिटिल आई तो उसे पकड़कर पीट रहा है। दुश्मन की उस विशाल रेड आई में आंसू आ जाते हैं। वो सच में रो रहा है। वो बुरी तरह डरा हुआ है। लिटिल आई उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई डीमन लॉर्ड किसी बच्चे को बुली कर रहा हो। वो शैडो मॉन्स्टर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिटिल आई अपना मुंह खोलता है। अंधेरा घूमने लगता है और एक वैक्यूम क्रिएट करता है। एक भयानक स्लर्पिंग साउंड के साथ पूरी अर्बन लेजेंड को लिटिल आई के पेट में खींच लिया जाता है। घटक। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शिंजी अपने पेट को घूरता है, जो अब संतुष्टि से ब्लश करते हुए हिचकियां ले रहा था। यकीन नहीं होता, पावर गैप सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि इन्फिनिट था। लिटिल आई ने एक कैटास्ट्रोफी क्लास मॉन्स्टर को ऐसे खा लिया जैसे वो कोई मिडनाइट स्नैक हो। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, मॉन्स्टर को सफलतापूर्वक कंटेन कर लिया गया है। लेजेंड पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। शिंजी उस गेम लॉग को खोलता है और उसका खून ठंडा पड़ जाता है। उसे 18 नामों की एक लिस्ट दिखाई देती है। ये वो विक्टिम्स हैं। मॉन्स्टर ने उन्हें सिर्फ मारा नहीं था, उसने उन सब की यादों से उनकी एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया था जो उन्हें जानते थे। यही इस कर्स की असली हॉरर है। अचानक अपार्टमेंट में एक जोर की दस्तक गूंजती है। बूम बूम। शिंजी झटके से दरवाजे की तरफ देखता है। सुबह के 2 बज रहे हैं। इस वक्त कौन मिलने आ सकता है? शिंजी का दिमाग दौड़ता है। क्या ये कोई ट्रैप हो सकता है? क्या गेम खत्म नहीं हुआ? शायद मॉन्स्टर की कोई सेकंड फॉर्म हो। वो जायो एआई को छिपने का इशारा करता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एनर्जी कड़कने लगती है। अगर ये कोई दूसरा दुश्मन है तो वो उसे तुरंत ऑब्लाइटरेट कर देगा। वो मारने के लिए तैयार एक खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ दरवाजा खोलता है। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। ये उसका नया पड़ोसी जियो सॉन्ग है। वो बेचारा शिंजी को देखता है, जो डार्क ऑरा के साथ वहां खड़ा था, और हकलाने लगता है। वो कहता है कि उसने जोर की आवाजें और चीखें सुनी और बस ये चेक करना चाहता था कि सब ठीक तो है। शिंजी अपना पोस्टर ढीला करता है, लेकिन अपनी कोल्ड गेज बनाए रखता है। वो पड़ोसी को बड़ी शांति से बताता है कि घर में बस कुछ पेस्ट्स घुस आए थे और वो उन्हें एक्सटर्मिनेट कर रहा था। पड़ोसी जयाओ सॉन्ग घबराहट में हंसता है। वो शिंजी को पीस ऑफरिंग के तौर पर लोकल स्पेशलिटीज का एक बैग देता है और जल्दी से वहां से खिसक लेता है। सार था कि वो इस भयानक लड़के से जल्द दूर जाना चाहता था। शिंजी वो गिफ्ट लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो बैग को टेबल पर उछालता है और उबासी लेता है। अड्रेनलिन कम हो रहा था और वो थक चुका था। वो अपने मॉन्स्टर्स को आराम करने को कहता है और सोने चला जाता है। आखिरकार रात गुजर गई। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट में जिया चेंग नाम का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर अपनी डेस्क पर बैठा हुआ पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। उसने अपना सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। दरवाजे पर सफेद बालों वाली इन्वेस्टिगेटर लॉर्ड किंग्सहाई खड़ी थी। सिया चेंग अपनी सूनी आंखों से ऊपर देखता है और एक अजीब सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके कोई बच्चे हैं। चिंगजाई कॉन्फ्यूज लगती है। वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। सिया चेंग समझाता है कि उसके और उसकी वाइफ के कोई बच्चे नहीं हैं। ये बात सब जानते हैं, लेकिन हाल ही में उसे एक भयानक अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है। वो उसे बताता है कि उसके घर में एक कमरा है, एक पूरी तरह सजा हुआ बेडरूम, जो पोस्टर्स, कॉमिक बुक्स और कपड़ों से भरा हुआ है। उसकी आवाज कांपती है और वो आगे कहता है, वो कमरा एक 16 साल के लड़के के सामान से भरा हुआ है। लॉजिक कहता है कि ये कोई गेस्ट रूम है या कोई गलती, लेकिन जब भी वो उसे देखता है तो उसका दिल एक खालीपन महसूस करता है। उसे खौफ के साथ एहसास होता है कि वहां कोई रहता था, एक बेटा जिससे वो प्यार करता था, एक बेटा जिसका वजूद। सीन अगले दिन बिजी स्ट्रीट्स पर शिफ्ट होता है।
हमारा एमसी शिंजी मजे से चल रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो स्क्रीन चेक करता है और कायान युबाई का मैसेज देखता है। मैसेज काफी अर्जेंट है। मिंगू अपार्टमेंट खतरे में है। शिंजी के माथे पर शिकन आ जाती है। वो चलते चलते रुक जाता है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसने कल रात ही तो आई मॉन्स्टर को हराया था। गेम तो खत्म हो जाना चाहिए था। वो सोचता है कि क्या खतरा किसी एक कमरे तक सीमित है या पूरी बिल्डिंग ही कर्स्ड है। वो गहरी सांस लेता है। पूरी बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत बड़ा सरदर्द लग रहा था। वो अपना फोन रखने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस होता है। अचानक 3 लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसके सामने छोटे सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसका नाम काइज्योन था। उसके पीछे लंबे सफेद बालों और पावरफुल ऑरा वाला एक लंबा आदमी लॉर्ड किंग्सहाई और एक पिंक बालों वाला पंक लुकिंग लड़का हैंगिन खड़ा था। वो ब्लॉन्ड औरत अपना बैज दिखाती है। वो दावा करती है कि वो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। वो पूछती है कि क्या वो युआन शिंजी है। शिंजी अपनी आंखें सिकोड़ता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। किंग जाय एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। वो शिंजी से पूछता है कि क्या वो जिया बिनबिन को जानता है। वो बताता है कि जिया बिनबिन उस गोस्ट क्लब का फॉर्मर मेंबर है जिसमें शिंजी है। शिंजी समझ जाता है कि वो गायब हुए लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शिंजी शांत रहता है। वो उनसे कहता है कि सड़क बात करने के लिए सही जगह नहीं है। वो उन्हें अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। वो ग्रुप उसके पीछे चलता है। पिंक बालों वाला पंक होंग्यान शिंजी के एरोगेंट एटीट्यूड से चिढ़ा हुआ लगता है। वो फुसफुसाता है कि वो इस लड़के को पीटना चाहता है, लेकिन किंग्सहाई उसे चुप करा देता है। किंग्सहाई असल में इम्प्रेस था। उसे एहसास होता है कि शिंजी गजब का शांत है। अथॉरिटीज को सामने देखकर ज्यादातर स्टूडेंट्स तो पैनिक कर जाते, लेकिन शिंजी अलग है। उसका दिमाग अनशाकेबल है। वो एलिवेटर में घुसते हैं और शिंजी के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। अंदर शिंजी किसी किंग की तरह काउच पर बैठता है, जबकि तीनों एजेंट्स उसके सामने बैठते हैं। वो उन्हें पानी ऑफर करता है, लेकिन उसका डिमीनर पूरी तरह रिलैक्स्ड रहता है। वो स्मर्क करता है और एक बड़ा बम फोड़ता है। वो कहता है कि वो जानता है कि वो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से नहीं है। वो गेस करता है कि वो सुपर नेचुरल से डील करने वाले स्पेशल डिपार्टमेंट से हैं। एजेंट्स हैरान रह जाते हैं। शिंजी हंसता है। वो समझाता है कि जब मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनसे निपटने के लिए कोई स्पेशल फोर्स तो होगी ही। होंग्यान गुस्से में खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एनर्जी कड़कने लगती है, लेकिन शिंजी टस से मस नहीं होता। अचानक शिंजी टेबल पर रखे एक कप की तरफ इशारा करता है। भगदड़ में वो कप गिरकर टूट गया था। शिंजी उन्हें डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ देखता है। वो कहता है कि उस कप की कीमत 1000 युआन थी और उनसे पैसे भरने की डिमांड करता है। होंग्यान चिल्लाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये लड़का उन्हें एक चीप कप के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। किंग्सहाई यह भरता है। वो समझ जाता है कि शिंजी अपनी डोमिनेंस जमा रहा है। वो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मान जाता है। अब जब पावर डायनामिक बदल चुका था, शिंजी सवाल पूछना शुरू करता है। उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। किंग्सहाई अपना चश्मा ठीक करता है। वो समझाता है कि वो मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ उन्हें कंटेन कर सकते हैं। वो शिंजी को चेतावनी देता है कि ये दुनिया बहुत डेंजरस है। अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो वो मारा जाएगा। शिंजी आगे झुकता है। उसकी रेड आइज चमकने लगती हैं। वो स्पिरिचुअल पावर के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि 3rd लेवल के बाद क्या होता है। किंग्जा समझाता है कि आगे बढ़ने से स्पिरिचुअल प्रेशर की रेंज बढ़ जाती है। इससे सोल की क्वालिटी सुधरती है। एक स्ट्रॉन्ग सोल इंसान को मॉन्स्टर्स की पावर यूज करने देती है, लेकिन इसकी कीमत सोल का लॉस ही है। शिंजी सर हिलाता है। इससे समझ आता है कि ज़ायरो एआई और लिटिल आई पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं। उसकी सोल अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उन्हें बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के पूरी तरह अनलीश कर सके। फिर किंग झाई बाजी पलट देता है। वो शिंजी से पूछता है कि उसने कल रात गेम में सरवाइव कैसे किया। शिंजी मुस्कुराता है। वो अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा रिवील करने का फैसला करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने गेम खेला और 2 बार मरा, लेकिन उसने अपनी डेथ को सब्स्टिट्यूट करने का तरीका ढूंढ लिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कई शाओयुन और होंग्यान से डिसबिलीफ में घूरते हैं। डेथ को सब्स्टिट्यूट करना ये एक बेहद रेयर और पावरफुल एबिलिटी है। कई जियोयन फुसफुसाती है कि उसे जलन हो रही है। शिंजी उनका रिएक्शन देखता है और सैटिस्फाइड महसूस करता है। उसने उन्हें काफी डरा दिया था। वो उन्हें गेम रूल्स और आई मॉन्स्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सबके सब जम जाते हैं। शिंजी दरवाजे तक जाता है और उसे खोलता है। ये फिर से उसका पड़ोसी जियो सॉन्ग था, वही गोटी वाला आदमी जो कल रात आया था। वो विनम्रता से मुस्कुराता है और शिंजी से पूछता है कि क्या उसे कैंची मिल सकती है। वो कहता है कि वो अपना सामान ऑर्गेनाइज कर रहा है। शिंजी उसे घूरता है। कुछ अजीब लगता है। नीचे ही एक कन्वीनियंस स्टोर है। वो ऐसे पड़ोसी से क्यों मांगेगा जिसे वो मुश्किल से जानता है।
शिंजी अपनी स्पिरिचुअल विजन एक्टिवेट करता है। उसकी धड़कन रुक जाती है। उस मुस्कुराते हुए पड़ोसी के पीछे एक भयानक परछाई खड़ी थी। ये ग्रीन फ्लेम्स में लिपटी हुई एक स्केलेटल फिगर थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उससे निकलने वाली एनर्जी दम घोंटने वाली थी। शिंजी के दिमाग में वो पुरानी नोटिफिकेशन चमकती है। मिंगू अपार्टमेंट खतरे में है। शिंजी को सच्चाई का एहसास होता है। खतरा कभी वो आई मॉन्स्टर था ही नहीं, वो ये आदमी है। ये सीधा साधा दिखने वाला पड़ोसी एक चलती फिरती कैटास्ट्रोफी है। शिंजी पीछे मुड़कर स्पेशल डिपार्टमेंट एजेंट्स को देखता है। किंग झाई और बाकी लोग पड़ोसी को देख रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। उन्हें वो शैडो दिखाई नहीं दे रही। शिंजी बुरी तरह डर जाता है। ये एलीट एजेंट्स हैं, फिर भी उनके ठीक सामने खड़े मॉन्स्टर को लेकर वो पूरी तरह अंधे हैं। इसका मतलब है कि पड़ोसी का लेवल कमरे में मौजूद हर किसी से कहीं ज्यादा ऊपर है। शिंजी जबरदस्ती मुस्कुराता है। वो जायाओ सॉन्ग को कैंची पकड़ा देता है। पड़ोसी उसे थैंक यू बोलता है और चला जाता है। वो खौफनाक शैडो गलियारे में गायब हो जाती है। शिंजी दरवाजा बंद कर देता है। उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं। वो उन एजेंट्स की तरफ मुड़ता है जो मौत के साथ हुई इस मुलाकात से पूरी तरह अनजान थे। किंग झाई शिंजी को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। शिंजी चुप रहता है। उसे एहसास होता है कि वो इसे संभालने के लिए डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर उन्होंने जायू सॉन्ग पर हमला किया तो वो मारे जाएंगे। शिंजी अपनी आंखें सिकुड़ता है। एक नया ऑब्जेक्टिव सामने आ चुका है। उसे खुद इस पड़ोसी की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जायू सॉन्ग जो भी है वही असली। शिंजी उन एजेंट्स को हैरानी से देखता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या उन्हें सच में कुछ गलत महसूस नहीं हुआ? वो पड़ोसी प्योर डेथ एनर्जी छोड़ रहा था, फिर भी इन सो कॉल्ड एलीट्स को कुछ महसूस नहीं हुआ। शिंजी को एहसास होता है कि वो सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है। पहले वो बिल्डिंग की जांच करने के लिए उनकी पावर उधार लेना चाहता था, लेकिन अब वो देख रहा है कि असली बॉस के सामने वो बेकार हैं। फिर भी वो उनके साथ नाटक जारी रखने का फैसला करता है। वो आई मॉन्स्टर गेम के सारे रूल्स और इन्फॉर्मेशन वाले पेपर्स का एक स्टैक उन्हें सौंप देता है। चूंकि इंटरनेट पर कोई प्राइवेसी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन अभी दे दी जाए और थोड़ा ट्रस्ट बनाया जाए। वो उन्हें सब कुछ बता देता है। किंग झाई और बाकी लोग उसके कोऑपरेशन से हैरान हो जाते हैं। पिंक बालों वाला पंख होंगियन हंसता है। वो इस इन्वेस्टिगेशन का क्रेडिट खुद लेने की बात करता है ताकि उसे एक ह्यूज बोनस मिल सके। किंग झाई अपने ग्लासेस ऊपर करता है और शिंजी को सीरियसली देखता है। वो शिंजी से पूछता है कि क्या वो स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता है। शिंजी पूछता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। किंग झाई जरा भी हेजिटेट नहीं करता। वो तुरंत शिंजी को 50 मिलियन युआन, साथ ही एक लक्सरी हाउस और कार ऑफर करता है। किसी भी मिशन के दौरान पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसके ऑर्डर्स को ओबे करेगा। 50 मिलियन युआन, ये सच में एक इनसेन अमाउंट ऑफ मनी है। लेकिन शिंजी बिल्कुल काम रहता है और अपनी ड्यूटीज के बारे में पूछता है। किंग झाई उसे सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंस्पेक्टर्स बारी बारी से स्ट्रेंज इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इंस्पेक्टर्स जवानी में ही मारे जाते हैं। यूजुअली 10 सालों के अंदर या तो वो मॉन्स्टर्स द्वारा मारे जाते हैं या फिर स्पिरिचुअल करप्शन की वजह से इनसेन हो जाते हैं। ये वेल्थ और पावर सिर्फ उनकी लाइव्स बेचने का कॉम्पेंसेशन है। झेंजी स्मिर्क करता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई चॉइस है। तभी होंगियान बीच में आता है और एक्सप्लेन करता है कि एक और टाइप का इंस्पेक्टर होता है जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। वे अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी टास्क्स में असिस्ट करना पड़ता है। शिंजी को यह बात पसंद आती है और वो खड़ा हो जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो अपनी टीम सेटअप करेगा और दूर डूबते हुए सन को देखता है। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखता है द गोस्ट टीम। होंग्यून और काइजाइयों उसके एम्बिशन से शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन शिंजी उन्हें इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके प्लान्स बहुत बड़े हैं। सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। शिंजी अपने रूम में अकेला है और अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए रेडी है। वो अपने हैंड को देखता है और उस लिटिल आई मॉन्स्टर की पावर समन करता है जिसे उसने डिफीट किया था। अचानक उसका हैंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डार्क फ्लैश का एक मैस बन जाता है जिसके सेंटर में एक जायंट रेड आई होती है। यह दिखने में डिस्गस्टिंग था, लेकिन पावरफुल भी। शिंजी अपने दांत पीसता है। वह इस एबिलिटी को अपनी बॉडी में एम्बेड कर लेता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने एबिलिटी सक्सेसफुली एम्बेड कर ली है, जिसका नाम आई बॉल्स इन द क्रैक्स है। इसके लिए उसे मैसिव अमाउंट ऑफ लेजेंड पॉइंट्स चुकाने पड़ते हैं। लगभग 3 लाख पॉइंट्स इंस्टेंटली डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट वर्थ इट था। शिंजी महसूस करता है कि उसका विजन एक्सपैंड हो रहा है और वो उन चीजों को देख सकता है जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं देख सकते। वो अपनी फिस्ट भींचता है। उसके हैंड पर बनी आई इधर उधर वाइल्डली देखने लगती है। शिंजी को रियलाइज होता है कि ये पावर उसे एनिमीज को टॉर्चर करने अलाउ करती है। स्पेसिफिकली ये डोमेस्टिक अब्यूजर्स को एक्स्ट्रा डैमेज देती है क्योंकि उस मॉन्स्टर का ओरिजिन ही वैसा था। लेकिन शिंजी को रिस्ट्रिक्शंस की कोई परवाह नहीं है। आखिर पावर तो पावर है।
अब वो कम्युनिटी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है। अगले दिन सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है जहां क्लासरूम में गॉसिप चल रही है। स्टूडेंट्स एक न्यू एंटीक स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं जो असाकावा मॉल में खुला है। लेकिन एक पर्सन काफी वरीड है। चश्मे वाली लड़की क्यान यूबी शिंजी के एम्प्टी डेस्क को देखती है। वो आज स्कूल नहीं आया था। वह क्लब रूम चेक करती है लेकिन वो वहां भी नहीं था, जिससे वो एंग्शियस महसूस करती है। वो उसके हाउस जाकर चेक करने का डिसाइड करती है कि तभी अचानक उसका फोन डिंग करता है। ये उसकी मदर का मैसेज था। वो बताती हैं कि पड़ोस की उस लिटिल गर्ल जियोलिंग ने उन्हें एक गिफ्ट दिया है और वो एक डॉल है। उसकी मदर ने उसे युबाई के नाइट स्टैंड पर रख दिया है। युबाई को शाओलिंग याद आती है, वही क्रीपी गर्ल जिसके बाल लाल हैं और जो हमेशा बैकपैक कैरी करती है। युबाई पॉलिट होने के लिए शाओलिंग के लिए एक गिफ्ट खरीदने का डिसाइड करती है और असाकावा मॉल की तरफ निकल पड़ती है। सीन युबाई के हाउस पर शिफ्ट होता है। उसके पेरेंट्स बेडरूम में हैं और उस डॉल को देख रहे हैं जो शाओलिंग ने दी थी। यह एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल डॉल है जिसके लॉन्ग ब्लैक हेयर और पेल ब्लू स्किन है। उसका फादर स्माइल करता है। वो कहता है कि उसने एक न्यू फ्रेंड बना ली है। उसकी मदर अग्री करती है कि उनकी डॉटर स्पेशल है, इसलिए ये अच्छा है कि वो फिट इन हो रही है। वे रूम लीव करते हैं और वहां अंधेरा छा जाता है। अचानक एटमॉस्फेयर बदल जाता है। नाइट स्टैंड पर रखी डॉल बिल्कुल स्टिल बैठी थी, लेकिन तभी एक स्ट्रेंज साउंड गूंजती है। बिलीव इट और नॉट, अचानक डॉल की आईज मूव करती हैं और उनसे एक टेरिफाइंग ब्लू लाइट चमकती है। डॉल के लिप्स पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। ये कोई टॉय नहीं है बल्कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और अब यह उनके होम के अंदर है, बस सही मौके का वेट कर रही है। सीन असाकावा मॉल पर शिफ्ट होता है। वॉल पर लगी क्लॉक ऑमिनसली टिक कर रही है। दोपहर के ठीक 5:07 हुए थे। 1 मिनट बाद घड़ी में 6 बज जाते हैं। अचानक उस बसलिंग मॉल का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। शॉपर्स अपने काम में मग्न थे, लेकिन तभी स्पीकर्स पर एक स्ट्रेंज सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है। ये एक स्लो और क्रीपी मेलोडी थी। युबाई एक पेट शॉप विंडो के सामने खड़ी थी। वो एक क्यूट कैट और बनी को देख रही थी। वह खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस म्यूजिक को इग्नोर नहीं कर पाती। आसपास के शॉपर्स विस्पर करने लगते हैं। एक लड़का हंसता है और कहता है कि यह सॉन्ग एक अर्बन लेजेंड है। अपेरेंटली ये मॉल पहले एक अबैंडन्ड बेबी फार्म हुआ करता था। इन्फेंट स्पिरिट्स को कैम करने के लिए वे ये सॉन्ग बजाते हैं। युबाई की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसका हार्ट अग्रेसिवली पाउंडिंग करने लगता है। वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव है, इसलिए वो जानती है कि ये कोई जोक नहीं है। उसे इंटेंस डेंजर करीब आता महसूस होता है। उसे तुरंत डाइविनेशन परफॉर्म करना था। वो एक कॉर्नर में छिप जाती है, एक गोल्डन कॉइन निकालती है और गाइडेंस के लिए प्रे करती है। अचानक कॉइन ग्लो करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक बीम उसके विजन को इस जगह के ट्रूथ से कनेक्ट कर देती है। जो वो देखती है वो टेरिफाइंग था। ये मॉल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि ईविल का एक नेस्ट है। उसके विजन में नॉर्मल वर्ल्ड हट जाता है और हवा का रंग सिकली टील हो जाता है। डार्क वर्ल्ड में मिस्टीरियस रूम्स तैरने लगते हैं। युबाई डर के मारे अपनी आंखें खोल देती हैं। वह अब नॉर्मल मॉल में नहीं थी, उसे स्पिरिचुअल लेयर में खींच लिया गया था। मीनवाइल एक फ्लैशबैक में स्पेशल डिपार्टमेंट के मेंबर्स इसी मॉल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि ये हॉन्टेड है, लेकिन बहुत ज्यादा मनी बनाने की वजह से वे इसे क्लोज करने से मना कर देते हैं। वे बस ओकेजनली स्पिरिट्स को सप्रेस करने के लिए एजेंट्स भेज देते हैं। सच में कितने ग्रीडी फूल्स हैं ये लोग। वापस नाइटमेयर में युबाई कांप रही है। वो सोचती है कि क्या ये स्पिरिट्स भी प्रेसिडेंट शिंजी जैसे हैं, लेकिन उसे तुरंत ट्रूथ रियलाइज हो जाता है। ये चीजें प्योरली ईवल हैं। उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है। एक मैसिव हैंड उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी स्किन डार्क और रॉटिंग थी। युबाई चीख पड़ती है। वह ऊपर देखती है। स्काई रेड हो चुका है और उसके चारों ओर शैडो स्वर्ल कर रही हैं। एक टेरिफाइंग वॉइस गूंजती है। लॉन्ग क्लॉस वाला एक टॉल स्लेंडर मॉन्स्टर प्रकट होता है। वो कराहते हुए कहता है कि उसे अपना चाइल्ड ढूंढना है। युबाई अपनी जान बचाने के लिए भागती है और एस्केलेटर पर चढ़ती है। उसे सेफ प्लेस ढूंढना है, लेकिन इस हेल्सकेप का हर कोना मॉन्स्टर से भरा हुआ है। उसे रेड ड्रेस में एक वुमन दिखती है, लेकिन जब वो पलटती है तो वो एक फेसलेस एबोमिनेशन निकलती है। युबाई दूरी बनाती है और उसे एक रेस्टरूम दिखता है। वो अंदर भागती है और डोर लॉक कर लेती है। उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन वो गलत थी। रेस्टरूम पूरी तरह डार्क और डैम्प है। फॉसेट से पानी टपक रहा है, ड्रिप ड्रिप ड्रिप। अचानक एक स्टॉल से आवाज आती है जो हेल्प मांग रही थी। वह उससे फॉसेट बंद करने की भीख मांगती है। युबाई डर के मारे पैरालाइज्ड हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि भागते समय उसने अपने ग्लासेस खो दिए हैं। उसका विजन ब्लरी है। वह देख नहीं सकती कि गोस्ट कहाँ है। वो फ्लोर पर दुबक जाती है और अपनी आईज को ढक लेती है। अचानक सीलिंग से लॉन्ग ब्लैक हेयर नीचे आते हैं और सिंक पर लिपट जाते हैं। एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ एक पेल वुमन ठीक उसके चेहरे के सामने आ जाती है।
गोस्ट खी खी करती है। वो हेल्प के लिए युबाई को थैंक यू कहती है। युबाई मिरर में देखती है, रिफ्लेक्शन में उसके पीछे डीमंस की एक पूरी हॉर्ड खड़ी थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर टीयर्स ऑफ ब्लड बहने लगते हैं और वह अपना फेट एक्सेप्ट कर लेती है। वह आखिरी बार शिंजी के बारे में सोचती है और विस्पर करती है कि वह मरने वाली है। लेकिन तभी बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन सीलिंग को चीर देता है और हर तरफ डिब्री उड़ने लगता है। रेड एनर्जी की एक बीम जमीन से टकराती है और उस गोस्टली एटमॉस्फेयर को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है। वो गोस्ट दर्द से चीखती है जैसे ही उसे ब्लास्ट करके दूर फेंक दिया जाता है। युबाई अपनी आंखें खोलती है। अपने आंसुओं के बीच उसे डस्ट में खड़ा एक फिगर दिखाई देता है। ये वही है। शिंजी वहां एक एब्सोल्यूट बॉस की तरह खड़ा है। उसका हैंड डिस्ट्रक्टिव रेड एनर्जी से ग्लो कर रहा है। वो उस टेरिफाइड गर्ल को देखता है और कैलमली पूछता है कि क्या यही वो डेंजर है जिसकी वो बात कर रही थी। युबाई पूरी तरह टूट जाती है। वह उसका नाम चिल्लाती है और पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है। शिंजी बस उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करता है। वह उसे रोना बंद करने को कहता है और उस गोस्ट को देखता है जो उसे टॉर्मेंट कर रहा था। वह आह भरता है और उसे पैथेटिक कहता है। फिर वो कुछ इनक्रेडिबल करता है। वो फ्लोर पर पड़े युबाई के ब्रोकन ग्लासेस को देखता है और उन्हें उठा लेता है। उसका हाथ गोल्डन लाइट से चमकता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने क्रैक रेस्टोरेशन नाम की एक न्यू सब स्किल अनलॉक कर ली है। अपनी स्पिरिचुअल पावर और आई मॉन्स्टर एबिलिटी को कॉम्बाइन करके वो डैमेज्ड ऑब्जेक्ट्स को उनके ओरिजिनल स्टेट में ला सकता है। ग्लासेस इंस्टेंटली रिपेयर हो जाते हैं और वो उन्हें वापस युबाई को दे देता है। वह उसे उन्हें पहनने को कहता है और हिदायत देता है कि दोबारा मत खोना। युबाई उन्हें पहन लेती है। अब वो फाइनली क्लियरली देख सकती है और उसे प्रोफ्यूसली थैंक करती है। शिंजी उसे सीरियसली देखता है। वो कहता है वेलकम, लेकिन अब उसे उसके क्वेश्चंस का ट्रूथफुली जवाब देना होगा। अचानक एंट्रेंस से आवाजें आती हैं। ब्लैक यूनिफॉर्म्स में दो वुमेन वहां आती हैं। उन्होंने स्पिरिचुअल डिटेक्शन इक्विपमेंट पकड़ रखे हैं। वे स्पेशल डिपार्टमेंट की स्कैवेंजर टीम है। चश्मे वाली लड़की शिंजी को नर्वसली देखती है और पूछती है कि क्या वो इस एरिया का असाइंड इंस्पेक्टर है। शिंजी उनकी तरफ पलटता है। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही हैं। वो जो प्रेशर रिलीज करता है वो इमेंस है। दोनों एजेंट्स वहीं फ्रीज हो जाती हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वे एक ट्रू के सामने खड़ी हैं। सीन मॉल के बाहर शिफ्ट हो जाता है। घड़ी में 6:15 बजते हैं। बाहर का केओस अचानक लोगों के एक स्ट्रेंज ग्रुप द्वारा मैनेज किया जा रहा है जो मेगाफोन्स पर चिल्ला रहे हैं। वे क्लेम कर रहे हैं कि यह सब एक मूवी सेट है। एक क्रू मेंबर चिल्लाता है कि सबको काम रहना चाहिए क्योंकि वे एक हॉरर मूवी शूट कर रहे हैं। वे लोगों को पिक्चर्स लेने या वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वार्निंग देते हैं। क्या कन्वीनियंट लाई है। बाईस्टैंडर्स अनॉयड हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी उन पर चिल्लाता है कि यहां से दफा हो जाओ। दूसरा आदमी अपने इमेज राइट्स के बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन क्रू पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। वे कैमरा पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को मनी ऑफर करते हैं। सच में मनी इस दुनिया में सब कुछ सॉल्व कर देती है। शिंजी इस तमाशे को एकदम डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ देखता है। वो उस रेड हेयर्ड वुमन से पूछता है कि क्या ये स्कैमर्स भी उसी के लोग हैं। वह वुमन हाँ में सिर हिलाती है और एक्सप्लेन करती है कि ये स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन डिपार्टमेंट से उसके कॉलीग्स हैं। उनका जॉब है सुपरनैचुरल इवेंट्स के बाद मेस क्लीन करना और पब्लिक से झूठ बोलना। वो शिंजी को रिस्पेक्ट से देखती है और हेल्प के लिए उसे थैंक करती है। वो मानती है कि केवल वही इतना पावरफुल है जो उन रिजेंटफुल स्पिरिट्स को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता है। तभी उसके पास खड़ी ग्रीन हेयर्ड गर्ल पैनिक हो जाती है और अपने पार्टनर को हाथ में पकड़े डिवाइस को लेकर केयरफुल रहने की वार्निंग देती है। पता चलता है कि रेड हेयर्ड वुमन ने एक स्पिरिचुअल प्रेशर जनरेटर पकड़ रखा है। ये पावरफुल एनर्जी सिमुलेट करने के लिए सोल ऑर्ब्स का यूज करता है। लेकिन वो हंसती है और कहती है कि हमारे एमसी को ऐसे टॉयज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही मॉन्स्ट्रस है। शिंजी अपनी आंखें सिकोड़ता है और पूछता है कि ये सोल ऑर्ब क्या है। वो वुमन एक्सप्लेन करती है कि ये स्पिरिट्स को मारने से मिलने वाला एक ड्रॉप आइटम है जिसे स्पिरिचुअल पावर एनहांस करने के लिए यूज किया जा सकता है। वो ग्रेटिट्यूड के तौर पर उसे वो ऑर्ब ऑफर करती है। शिंजी उस ग्लोइंग ऑर्ब को ले लेता है। वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं होता। उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर उस स्ट्रेंज नोटबुक सिस्टम से आती है। वो नॉर्मल साइकिक्स की तरह एक्सटर्नल एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो कूल बने रहने का डिसाइड करता है और युबाई की ओर मुड़ता है। एक स्मर्क के साथ वो पूछता है कि क्या उसे ये चाहिए। युबाई इंस्टेंटली ब्लश करने लगती है और पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। शिंजी हंसता है। चूंकि वो ऑर्ब उसके लिए यूजलेस है, वो उसे युबाई को देने का डिसाइड करता है। दोनों एजेंट्स इस इंटरेक्शन को देखती हैं। ग्रीन हेड गर्ल फुसफुसाती है कि शिंजी अब तक का सबसे हैंडसम इंस्पेक्टर है जिसे उसने देखा है। रेड हेड वुमन एग्री करती है और कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना जेंटल है।
युबाई ये सुन लेती है और उसका चेहरा टोमेटो रेड हो जाता है। वो इंटरनली स्क्रीम करती है। उसे लगता है कि ये किसी रोमांटिक ड्रामा जैसा है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि प्रेसिडेंट को ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों सुननी पड़ रही है। शिंजी गॉसिप को इग्नोर करता है और एजेंट्स को फेयरवेल कहता है कि वे अब निकल रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, शिंजी खुद से सोचता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके और स्पेशल डिपार्टमेंट के बीच का गैप बहुत मैसिव है। वह पहले से ही ऐसे लेवल पर ऑपरेट कर रहा है जिसे वे कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर सकते। सीन एस्केलेटर पर शिफ्ट होता है। शिंजी युबाई से पूछता है कि आखिर वो यहाँ आई ही क्यों थी। युबाई एक्सप्लेन करती है कि उसने कम्युनिटी के पास डेंजर सेंस किया था। उसने कुछ दूसरे साइकिक्स को यहाँ फॉलो किया था, लेकिन वे साइकिक्स तो एकदम यूजलेस फॉडर निकले। वह आसाकावा मॉल की टेरिफाइंग हिस्ट्री बताती है। दशकों पहले इस लैंड का यूज अबैंडन चिल्ड्रन के कॉर्पसेस को डिस्पोज करने के लिए किया जाता था। यह बेबीज के लिए एक लिटरल ग्रेवयार्ड था और ग्रीडी बिजनेसमैन ने उन ग्रेव्स के ऊपर मॉल बना दिया। इवेंचुअली लोग गायब होने लगे। पहले एक मदर और सन गायब हुए, फिर और भी लोग। मॉल उन स्पिरिट्स को सप्रेस करने के लिए वो क्रीपी सॉन्ग बजाता था, लेकिन आज वो सील टूट गई। शिंजी ध्यान से सुनता है। उसे शक होता है कि स्पिरिट्स इसलिए भड़क उठी क्योंकि उसने मॉल में एंटर किया था। उसकी पावरफुल प्रेजेंस ने शायद उस डॉर्मेंट ईवल को ट्रिगर कर दिया था। वो युबाई को देखता है। वो गिल्टी फील कर रही है। उसे लगता है कि वो बहुत वीक थी। शिंजी उसे कोल्डली देखता है और कहता है कि तुम सच में वीक हो। अगर वो नहीं आता तो वो मर चुकी होती। लेकिन फिर उसका टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो कहता है कि यह पूरी तरह उसकी गलती नहीं है। स्पिरिट्स ने उसकी जजमेंट डिस्टॉर्ट कर दी थी। युबाई रोने लगती है। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और अगली बार बेटर करने का प्रॉमिस करती है। शिंजी अचानक सब्जेक्ट चेंज करता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ कुछ खरीदने आई थी। युबाई कंफ्यूज हो जाती है। शिंजी कहता है कि वह शॉपिंग में उसे अकंपनी करेगा। युबाई शॉक हो जाती है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये टीयर्स ऑफ जॉय थे। सीन शॉपिंग मोन्टाज पर शिफ्ट होता है। युबाई अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रही है। वो शिंजी को एक टॉय स्टोर में खींच ले जाती है। वो एक वियर्ड ग्रीन क्रीचर प्लशी खरीदती है और शिंजी के साथ सेल्फी लेती है, जहां शिंजी एक बोरेड हस्बैंड की तरह खड़ा है जबकि वो खुशी से पोज दे रही है। शाम को वे एक फैमिली रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि अचानक युबाई सीरियस हो जाती है। वो प्रेसिडेंट से अपना हैंड आगे बढ़ाने को कहती है। शिंजी कंफ्यूज तो होता है, लेकिन अपनी हथेली खोल देता है। युबाई उसके हाथ में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट रखती है। ये एक कॉइन है। शिंजी उसे घूरता है। वो पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक कॉइन है। युबाई अपने ग्लासेस ऊपर करती है और उसे इंटेंस एडमिरेशन के साथ देखती है। वो कहती है कि वह जानती है कि उसकी एबिलिटी प्रोफेसी है। सीन एक सिंबॉलिक इमेज पर शिफ्ट होता है। कॉइन के पीछे एक मैग्निफिसेंट मल्टी आर्म्ड एंजल दिखाई देता है। युबाई बताती है कि यह एक स्पेशल आइटम है, द कॉइन ऑफ डेथ। हमारा एमसी गॉडेस ऑफ फेट की उस ग्लोइंग इमेज को घूरता है। वो सोचता है कि क्या एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी का कोई फिगर सच में इस ट्विस्टेड वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकता है। युबाई रूल्स एक्सप्लेन करती है। आपको बस कॉइन उछालना है और अपने माइंड में एक क्वेश्चन पूछना है। अगर ये फ्रंट साइड पर गिरता है तो आपको ट्रूथ पता चलेगा। शिंजी दूसरी साइड के बारे में पूछता है। युबाई फ्रीज हो जाती है और उसकी टेरिफाइंग प्राइस रिवील करती है। अगर ये बैक साइड पर गिरा तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी मेमोरी लूज कर देंगे। शिंजी स्मिर्क करता है। उसे रियलाइज होता है कि इसीलिए वो डायरी रखती है। वो लिटरली अपनी मेमोरीज का जुआ खेल रही है। वो पूछता है कि क्या वह उस पर इतना ट्रस्ट करती है कि इतना डेंजरस आइटम यूज कर रही है। वो बैठे बैठे अपना माइंड लूज कर सकती है। युबाई अपना चश्मा ठीक करती है और कहती है कि कॉइन ने उसे बताया था कि सिटी में सेफ प्लेस गोस्ट क्लब है। उसे लगता है कि शिंजी एक गुड पर्सन है। शिंजी उसे खामोशी से घूरता है। वो मन ही मन सोचता है कि गोस्ट क्लब किसी प्रोटेक्शन की वजह से सेफ नहीं है, बल्कि इसलिए सेफ है क्योंकि उसने सारे थ्रेट्स को वाइप आउट कर दिया है। उसके सेफ होने की वजह वही है। वह इस ब्रोकन एबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो उसे कमांड देता है कि वो कॉइन से उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछे। युबाई कंफ्यूज है। उसे लगता है कि वो सिर्फ क्लब प्रेसिडेंट है, लेकिन वह बात मान लेती है और कॉइन फ्लिप करती है। अचानक टेबल से गोल्डन लाइट की एक बीम फूट पड़ती है। एनर्जी काफी इंटेंस थी। युबाई रिजल्ट देखती है। स्पाइडर सिंबल है, यानी पेनल्टी साइड। लेकिन अजीब बात है, उसे कोई मेमोरी लॉस महसूस नहीं होता। कॉइन ने आंसर देने से मना कर दिया। वो बताती है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 30 डेज से ज्यादा की मेमोरी चाहिए हो तो कॉइन उसे इग्नोर कर देता है। शिंजी मुस्कुराता है। इससे उसका सस्पिशन कॉन्फर्म हो जाता है। उसकी ट्रू आइडेंटिटी इतनी मैसिव और टेरिफाइंग है कि ये मैजिकल आर्टिफैक्ट भी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। वह उसे दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने को कहता है। वह पूछता है कि गोस्ट क्लब सबसे सेफेस्ट प्लेस क्यों है। युबाई स्ट्रगल करती है। एनर्जी उसे निचोड़ रही है, लेकिन अंत में कॉइन बोलता है। वह हाँफते हुए बताती है कि कॉइन ने रिवील किया है कि शिंजी के हाउस में कुछ इनक्रेडिबली स्केरी है।
शिंजी सिर हिलाता है। वो जानता है कि कॉइन उसके पेट लिटिल आई और जाइरो एआई को डिटेक्ट कर रहा है। इससे साबित होता है कि कॉइन काम करता है। लेकिन तभी शिंजी का बर्ताव कोल्ड हो जाता है। वो युबाई से कहता है कि उसे क्लब क्विट कर देना चाहिए। युबाई हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वजह पूछती है। शिंजी कहता है कि उसकी एबिलिटी यूजलेस फॉडर है, फ्यूचर जानने का कोई मतलब नहीं अगर तुम उसे चेंज करने के लिए बहुत वीक हो। युबाई पैनिक हो जाती है। वह उसकी स्लीव पकड़ती है और चिल्लाती है कि उसके पास एक और एबिलिटी है। वो रिवील करती है कि वह किसी की शॉर्ट टर्म डेस्टिनी को पॉसिबली चेंज करने के लिए सालों की मेमोरी कंज्यूम कर सकती है। शिंजी रुक जाता है। उसकी आंखें रेड ग्लो करती हैं। वो मानता है कि वो हुक्ड है क्योंकि ये किसी चीट कोड जैसा लगता है। वह बताती है कि वो लाइफ या डेथ की डायरेक्शन सेट कर सकती है। शिंजी सोचता है कि उसे मारने में कितने ईयर्स की कॉस्ट लगेगी, शायद कुछ सेंचुरीज। वह एक फाइनल टेस्ट लेने का डिसाइड करता है। अगर वो पास हुई तो वो रुकेगी। वह उससे पूछने को कहता है कि क्या मिंगू अपार्टमेंट में कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो उसकी लाइफ को एंडेंजर कर सके। युबाई अपनी आंखें बंद करती है और अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर फोकस करती है। गोल्डन लाइट फिर से एक्सप्लोड होती है। वो आंसर का वेट करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एब्सोल्यूट साइलेंस। युबाई माफी मांगती है। उसे लगता है कि वो फेल हो गई, लेकिन शिंजी अपनी आंखें सिकोड़ता है। ये साइलेंस ही आंसर है। कॉइन ने पहले उसके हाउस की स्केरी थिंग्स को डिटेक्ट किया था, लेकिन अब वो लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर के बारे में जवाब देने से मना कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी बिल्डिंग में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इतना पावरफुल है कि उसे रिवील करने की कॉस्ट 30 डेज की मेमोरी से ज्यादा होगी। ये एक बॉस लेवल थ्रेट है। शिंजी उसे रुकने को कहता है। वह उसे वार्निंग देता है कि इस पावर के बारे में किसी को न बताए, वरना वो मारी जाएगी। वह पहले वाला डार्क सोल ऑर्ब निकालता है। चूंकि वो इसे यूज नहीं कर सकता, वो रिवॉर्ड के तौर पर उसे उसकी तरफ उछाल देता है। युबाई ब्लश करती है। उसे लगता है कि यह कोई रोमांटिक गिफ्ट है। वो बो करती है और हार्ड वर्क करने का प्रॉमिस करती है। सीन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है। बायस्टैंडर्स कंफ्यूजन में देख रहे हैं कि एक हाई स्कूल गर्ल उस कूल गाय के सामने बो कर रही है। उन्हें लगता है कि यह किसी मूवी का सीन है। शिंजी तेजी से वहां से निकल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि इडियट से डील करना स्पिरिट से फाइट करने से ज्यादा टायरिंग है। सीन शिंजी के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। वो अंधेरे में अपने काउच पर बैठा है। वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है कि अचानक डोर पर नॉक होती है। शिंजी के माथे पर बल पड़ते हैं। बहुत देर हो चुकी है। वो डोर तक जाता है और उसे खोलता है। वहां गोटी वाला एक आदमी खड़ा है जो नर्वसली स्माइल कर रहा है। वो पूछता है कि क्या वो राइस कुकर उधार ले सकता है क्योंकि उसका खराब हो गया है। शिंजी उसे देखता है। उसके इंस्टिंक्ट्स चीख रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सिचुएशन को टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो झूठ बोलता है कि वो हंग्री चिल्ड्रन के लिए खाना बना रहा है, इसलिए वो उसे दे नहीं सकता। नेबर रुक जाता है। हवा में भारीपन आ जाता है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वह जाने के लिए मुड़ता है। जैसे ही नेबर उस डार्क हॉलवे में आगे बढ़ता है, उसका फॉर्म डिस्टॉर्ट होता दिखाई देता है। उसके बाल ग्रीन दिखते हैं और उसका ऑरा एकदम डिस्गस्टिंग है। शिंजी उसे जाते हुए देखता है। उसे रियलाइज होता है कि यही वो थ्रेट है जिसके बारे में कॉइन ने उसे वॉर्न किया था। नेबर खुद ही बड़बड़ाता है कि सब ठीक है। शिंजी दरवाजा बंद कर लेता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी बोरिंग अपार्टमेंट लाइफ अब